चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 18th एसक्यूएल का, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, लेकिन ओरेकल कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे हैं, याद रखें। दूसरे डेटाबेस के कंस्ट्रेंट ऐसे ही होंगे, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में भी कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे ओरेकल का। ठीक है, ओरेकल में ज़्यादा रिच है कंस्ट्रेंट्स। तो चलिए मैं आपको कंस्ट्रेंट्स बताता हूँ कौन कौन से हैं। ये कंस्ट्रेंट्स हैं ओरेकल में, सिर्फ इसके अलावा कोई और कंस्ट्रेंट नहीं है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, याद रखें कंस्ट्रेंट्स टेबल पे लगते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। पहला है प्राइमरी की, फिर यूनिक की है, नॉट नल, चेक कंस्ट्रेंट, फॉरेन की, जिसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्यों लगाते हैं? कंस्ट्रेंट बेसिकली रूल को बोलते हैं। ये रूल्स क्यों लगते हैं? ताकि डेटा टेबल के अंदर आप कचरा ना डाल सको। ठीक है, डेटा की जो सालमियत है वो सालिम रहे, लूला लंगड़ा डेटा ना जाए। जब लूला लंगड़ा बेकार डेटा जब डेटाबेस के अंदर दाखिल होता है टेबल के अंदर, तो आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। लेट सपोज मैंने एक जगह कंस्ट्रेंट नहीं लगाया एक कॉलम पे, जहां पे आपने CNIC एक ही नंबर दो दो तीन तीन बंदों को दे दिया। क्या पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन आप कंस्ट्रेंट नहीं लगाओ तो मैं कर सकता हूं। किसी और को NIC, अजीज साहब को वही दे दी, मजीद को वही NIC नंबर, और उसामा, तीनों को NIC एक ही कर दिया। अब जब मैं NIC जब से डेटा फेच करूंगा, वो तीनों को नाम आ जाएगा सामने। अब मैं क्या समझूंगा कि ये NIC इन तीनों में से किसका है? मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। और तीनों जब अपना NIC कार्ड लेके आए, तीनों में नंबर भी एक, कन्फ्यूजन कि सही कौन सा है, कौन से फेक है। लेकिन जब आप रूल लगा देंगे, वो NIC नंबर मैंने पहले अजीज को असाइन कर दिया, अब क्या दोबारा आपको असाइन हो पाएगा? नहीं। तो ये रूल आपने डिसाइड कर दिया पहले कि डेटाबेस के अंदर कचरा नहीं जाएगा, दो नंबरी नहीं होगी। डेटाबेस के अंदर डेटा सालिम है, लूला लंगड़ा नहीं है। वो जो तीन एक जैसे दे दिए NIC, लूला लंगड़ा डेटा है, गलत डेटा है, मिस इन्फॉर्मेशन है। समझ आ रही बात? इनसे बचने के लिए क्या है? कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब आगे जितने भी ये रूल्स हैं आप देखेंगे, समझेंगे हाँ यार वाकई ये रूल्स काम के हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्राइमरी की से। पहला जो रूल है, अब देखें, इसमें मैं वर्बली जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप करने से ज़्यादा। अभी जो वर्बली मैं बोलने जा रहा हूँ ना, याद रखें इनकी वर्थ ज़्यादा है मेरी टाइपिंग से। क्यों? जो मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है, जो टाइप करूँगा वो सिंटेक्स है। सिंटेक्स गूगल से मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट गूगल पे शायद ना भी डिटेल में आप मिल जाएगा, समझ शायद ना आए। तो समझो मेरे वर्ड्स को पहले। प्राइमरी की के दो रूल है, दो उसूल है। एक, जिस कॉलम पे इसको लगाओगे, ये लगता अच्छा कंस्ट्रेंट्स कॉलम्स पे लगते हैं, याद रखें, रोज पे नहीं लगते, कॉलम लेवल पे लगते हैं। वो उस पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, उस कॉलम के अंदर जो डेटा जाएगा उस पर अप्लाइड है। ठीक है, अच्छा। प्राइमरी की के दो उसूल। पहला उसूल, पहला रूल नंबर क्या है कि उस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा। कि याद रखें, नोट करना है नोट कर लें, जो अगर वर्बली सुनना है मेरे लेक्चर को वर्बली सुन ले। रूल नंबर 1 क्या है कि कोई डुप्लीकेट डेटा प्राइमरी की वाले कॉलम के अंदर नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 उसका ये है कि उसके अंदर कोई नल भी नहीं जाएगा, मतलब उसको नल नहीं छोड़ सकते आप, उसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी है। लेट सपोज मैंने आपको NIC आपका बना रहा हूं, क्या NIC कॉलम आपका नल हो सकता है? नहीं। जैसे कि हमने पहले इंसर्ट में कुछ नल भी इंसर्ट किए थे, याद है? तो अगर आपने जिस कॉलम के ऊपर प्राइमरी लगाया उसके अंदर नल पास नहीं कर सकते, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ सकते आप, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको देना है। और जो वैल्यू आप देंगे वो किसी और को पहले असाइन ना हो, डुप्लीकेट ना हो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, मैंने ID नंबर 1 एक बंदे को असाइन किया, दोबारा किसी और को ID 1 दूंगा तो असाइन नहीं होगा। अच्छा, एक का जो है, लेट सपोज मैंने बाद में आगे चलते, चलो इसको छोड़ दें, डुप्लीकेट वाले पे बताऊंगा मैं, यूनिक वाले पे, यहाँ पे यहीं पे छोड़ देते हैं। तो प्राइमरी क्या होगा? नल भी नहीं होगा। दो रूल कंप्लीट हो गए, बस ये रूल हैं दो प्राइमरी की। अब चलते हैं प्राइमरी की बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये रूल काम कर रहा है भी नहीं। इसी तरह हर रूल को वर्बली बताऊंगा, सिंटेक्स के थ्रू दिखा दूंगा, दैट्स इट, इतना काम है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
जो मैं वर्बली बोल रहा हूं उसकी वर्थ ज्यादा है सिंटेक्स से, ठीक है। क्रिएट टेबल ऊपर लगा हुआ उसी को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल हमने ये कॉपी ऑलरेडी बनी हुई इसकी, तो ठीक है। तो इसके सामने ही मैं लिख देता हूं बल्कि आई थिंक ऐसे बन जाएगा। मुझे सिंटेक्स ज़रा इस वाले पे ज़रा कन्फ्यूजन है, शायद नीचे अलग से लगाना पड़े, लेकिन ठीक है यहीं पे बना के देखते हैं। एसक्यूएल प्लस स्कॉट और टाइगर इसका पासवर्ड था, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप टेबल, टेबल कह रहा ऑलरेडी है, टेबल ड्रॉप हो गया। दोबारा देखें, आईडी के सामने क्या दे दिया, देखो उसके कहाँ, देखो वही चीज़ है, सिर्फ स्पेस देके उसके डेटा टाइप के बाद उसकी लेंथ के बाद मैंने प्राइमरी की का वर्ड डाल दिया, दैट्स इट। उसमें कंस्ट्रेंट वही, देखो वही टेबल का सिंटेक्स पूरा वही है, सिर्फ प्राइमरी की का वर्ड डाल दिया, दैट्स इट। तो उसको प्राइमरी की बना देगा, उस कॉलम को रूल अप्लाई कर दिया। पहले रूल के बगैर हमने कल टेबल्स क्रिएट बगैर रूल के, आज रूल के साथ बना रहे हैं, टेबल क्रिएटेड। अच्छा, अब मैं जाके जब चेक करूंगा इसको, डिस्क्राइब, अब इसके सामने आपको क्या दिख रहा है, नॉट नल। बात समझ आ रही है? हालांकि इसके सामने दिखना चाहिए प्राइमरी, ऐसा ही है, लेकिन ये कॉलम किसका है, क्या नल, क्वेश्चन मार्क, क्या ये नल हो सकता है? आगे लिखता है नॉट नल, ये नल नहीं हो सकता। बाकियों में आप नल क्या कर सकते हो, कर सकते हो, आईडी में नल नहीं दे सकते। और दूसरी बात, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं जा सकती, लेकिन यहां पे कहीं पे मेंशन नहीं है इस तरह, वो आपको चेक करना होगा कहां से। अच्छा, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। आज देख लो यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट। इस तरफ आपको नीचे नदीम भाई आएंगे तो नदीम भाई की रिजर्व सीट है लेट आए तो क्या ऊपर बैठना, ऊपर बैठ जाए, आपकी मर्जी है जहाँ, ठीक है, ओके, वो रिजर्व सीट है नदीम भाई की, सॉरी। चलें जी। अच्छा, यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा है कि उसमें यूजर के ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे, ये ओरेकल का अपना मेटाडेटा था। अब जो मैं आपको बताने लगा हूं यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, ये भी आपने नहीं बनाया, ये भी ओरेकल का मेटाडेटा है। अभी आपने जो कंस्ट्रेंट लगाया उसकी इंफॉर्मेशन वहां जाके सेव हो गई, डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा, समझ आ गई। जो आपने डेटा बनाया उसकी इंफॉर्मेशन ओरेकल ने खुद अपने पास जनरेट कर ली, ये मेटा डेटा है। वो डेटा इस डेटा के बारे में है, ठीक है, कि कंस्ट्रेंट आपने कहां लगाया, किस टेबल के ऊपर लगाया, वो डेटा इस टेबल के डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मेटा डेटा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स, ये ओरेकल के अपने टेबल है, यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट, यूजर अंडरस्कोर इंडेक्सेस, बहुत सारे हैं, वक्त के साथ डिस्क्लोज होते जाएंगे। ये ओरेकल के अपने होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं कहां से चेक करूंगा, यही वो इनके ओरेकल के अपने मेटाडेटा के ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से चीजें स्टोर होती हैं और चेक कर सकते हैं आप। अब इसमें देखें, ये कॉलम्स हैं, ये पहले से बने हुए हैं ओरेकल के अपने। ये कह रहा है ओनर की इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का टाइप, किस टेबल पे लगा है, सब कुछ बताया इसमें। अच्छा, मैं कहता हूं सिलेक्ट ओनर कौन है बताए, उस कंस्ट्रेंट का नाम भी बताओ, कंस्ट्रेंट का टाइप भी बताओ, और किस टेबल पे लगा हुआ है ये भी बताओ, और स्टेटस भी बताओ मुझे उसका, ठीक है। फ्रॉम सिंपल, ये सारे कॉलम के नाम लिख के मैंने सिलेक्ट किए, सारे कॉलम सिलेक्ट करें यूजर कंस्ट्रेंट में, यूजर कंस्ट्रेंट में भी है ना, ऐसे ही है। अच्छा, तो फिल्टर लगाना है मुझे मजीद, और वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम, वही टेबल जिस पे अभी मैंने लगाया, ताकि वो स्पेसिफिक उसकी इंफॉर्मेशन उठ के आए। एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेस्ट, मुझे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, लोअर में नहीं चलेगा, क्योंकि ओरेकल अपने मेटाडेटा का डेटा जो है अपर केस में स्टोर करता है, याद रखें। टेबल आपने क्रिएट करते हुए लोअर केस में नाम दिया होगा भले, लेकिन ओरेकल बैकएंड तक खुद उसको ऑब्जेक्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको दिखा दूंगा आज। आगे इंफॉर्मेशन,
सेट पेजेस लाइन्स 300। अच्छा, ये क्यूरी मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास ना, क्योंकि बार बार ये चलानी पड़ेगी हमें चेक करने के लिए, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, बार बार कंस्टेंट चेक करने पड़ेंगे मुझे, तो इसके थ्रू चेक करता रहूँगा। अच्छा, अब देखें इस कंस्ट्रेंट का जो भी मैंने बनाया, ओनर कौन है, स्कॉट यूजर से बनाया, ऐसा ही है कि स्कॉट इसको ओन करता है। नंबर 1, कंस्ट्रेंट का नाम इसने सिस्टम जनरेटेड नाम रख दिया, कोई भी sys_c0 कुछ भी है, नाम से पता नहीं लग रहा हमें, ठीक है। ये देखो कंस्ट्रेंट किस टाइप का है, P फॉर प्राइमरी की, ठीक है, बात समझ आ रही है। P से पता चल रहा है क्या है ये, और किस टेबल पे है, एम्प्लॉय टेस्ट पे, और स्टेटस क्या है इस कंस्ट्रेंट का, ये रूल इनेबल्ड है, आपने लगा दिया और इनेबल्ड है। अच्छा, याद रखें ये ओरेकल का मेटाडेटा है जहां से हमने इंफॉर्मेशन फैच किया है, ठीक है। वैसे जो आपने लगाया वहां पे वो लग चुका है, लगाने के बाद बंदा सोचता है यार इस टेबल पे कौन कौन से रूल लगे मुझे चेक करने हैं, तो यहां से चेक होगा यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट से। अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें कॉलम की इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं कि किस कॉलम पे लगा हुआ है, ऐसा ही है। उसके लिए फिर यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स, ठीक है, अभी करते हैं। या मैं स्टोर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है। डिस्क्राइब यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर, आ गया। देखें ये भी ओरेकल का मेटाडेटा है, यूजर के कंस्ट्रेंट जिन कॉलम्स पे लगे हैं वो बताएं, ठीक है। अब इनमें से मुझे कौन कौन से उठाने हैं, सिलेक्ट ओनर, कंस्ट्रेंट का नाम बताओ, टेबल नाम बताओ, और किस कॉलम पे लगा है वो भी बताओ। फ्रॉम यूजर कॉन्स कॉलम वेयर टेबल नेम, वेयर टेबल नेम नहीं लगाऊंगा तो मेटाडेटा के अंदर जितने भी टेबल पे कंस्ट्रेंट जितने भी लगे सब उड़ के आ जाएंगे। मुझे स्पेसिफिक उसी टेबल का चेक करना जो भी मैंने जिस पे लगाया है, तो इसलिए वेयर फिल्टर लगाऊंगा, वरना ओरेकल का मेटाडेटा तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना, उसने जितने भी पहले कंस्ट्रेंट बनाए हैं किसी लोगों ने वो सारे स्टोर्ड होंगे, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बनाया, इससे पहले भी किसी ने कंस्ट्रेंट बनाए होंगे। चलो मैं वेयर नहीं लगाता हूँ, ये देख ले। है सारे, स्कॉट है, EMPNO पे है, DPTNO पे है, ये तो हमने तो नहीं लगाए, हमने सिर्फ ID पे लगाया था, याद आया। और इस टेबल पे उससे पहले EMP पे कुछ कंस्टेंट लगे, कुछ DPT पे लगा हुआ है, तो हमें जिस पे फोकस करना है वो ये वाला जिस पे हमने अभी बनाया, तो वेयर फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम, याद रखें अब जो आप सीख रहे हो आज कंस्टेंट के साथ साथ ओरेकल का मेटाडेटा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम साथ में। यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स को हमने देखा है, यूजर अंडरस्कोर कंस अंडरस्कोर कॉलम्स को भी देखा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है इन चीज़ों को घुस के देखना, ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ किस पे लगी हुई है, कहाँ पर है, ठीक है। वरना GUI बेस्ड तरीके से मैं दिखा दूंगा। क्यूरी का इसलिए सिखा रहा हूँ कि हर जगह आपको GUI बेस्ड चीज़ शायद ना मिले, तो आपको क्यूरी CLI पे काम करना ज़रूर आना चाहिए। CLI पे आप स्ट्रांग है, GUI मसला ही नहीं है, ठीक है। टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेस्ट, देखिए टेबल का नाम तो यहाँ पे अपर कैसे आ रहा है, देखिए यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपर केस में स्टोर किया इसने। टेबल हालांकि मैंने लोअर केस में क्रिएट किया था, लेकिन ओरेकल उसको ऑटो कन्वर्ट करता है। ओरेकल अपना मेटाडेटा जो जनरेट करता है, याद रखें अपर केस में करता है पूरा, ठीक है। ये देखें कंस्टेंट का नाम भी उसने पूरा अपर केस में लिखा है, पहले से जो बने हुए वो भी सारे अपर केस में, आपको स्कॉट का यूजर भी अपर केस में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब लोअर केस में लिखो कोई मसला नहीं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है अपर में वो, ठीक है। हाँ, डबल कोड के अंदर आप फिक्स लिखते हो जो चीज़, या सिंगल कोड के अंदर, वो ऑटो कन्वर्ट नहीं करता, वो जैसे है वैसा ही जाएगा। बात समझ आ रही है। जो डबल कोड से बाहर लिखते हो या सिंगल कोड से बाहर, उनके लिए रूल है ये अपर केस में कन्वर्ट होना। बाकी सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर वो आपने रूल इन्फोर्स कर दिया है कि इसी केस में जाएगा, इसी केस में जाएगा, चाहे लोअर केस है, अपर है या मिक्स केस है।
अब सही है। यहाँ पे ये भी स्टोर कर देता हूँ ताकि हमें क्वेरी जो है बार बार लिखनी ना पड़े, ठीक है। और अभी जो क्वेरी मैंने लिखी ये भी मैं अपने पास सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिटेल आ गई आपके पास। अच्छा, अब देखिए कि ओनर कौन है, इसका स्कॉट है। कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, ये है। टेबल नेम है, किस कॉलम पे है। अब इसमें जो है यूजर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम के अंदर ये नहीं बता रहा कि प्राइमरी है कि फॉरेन, की का टाइप नहीं बता रहा, लेकिन किस कॉलम पे लगाओ ये बता रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट से आ रही है। दो मुख्तलिफ टेबल में चीजें पड़ी हुई हैं, एक साथ लाने के लिए क्या करूंगा, ज्वाइन लगाऊंगा। ज्वाइन लगाएंगे, एक आ जाइए, ज्वाइन तो हमने पढ़ा है ना, ताकि मुझे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आइए लगाते हैं ज्वाइन। सिलेक्ट, मुझे क्या उठाना है, ओनर, ठीक है। कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम उठाना है मुझे। कंस्ट्रेंट टाइप उठाना है मुझे। बल्कि कॉपी पेस्ट क्यों ना करूं, कंस्ट्रेंट टाइप आ गया। किस टेबल पे लगा है और उसका स्टेटस उठाऊंगा। पहले कॉलम कंस्ट्रेंट नेम, कॉलम नेम भी उठा लेता हूँ। कॉलम नेम लगाता हूँ यहाँ पे टेबल नेम के बाद। चलो अब स्टेटस लगाता हूँ एंड में। अब देखते जाइए, फ्रॉम, पहला टेबल कौन सा है, यूजर कंस्ट्रेंट, ठीक है। यूसी करता हूं इसका नाम, ठीक है, कॉमा, हाँ यूजर कंस्ट्रेंट कॉलम यूसीसी, सेकंड वाले का यूजर कंस्ट्रेंट कॉलम्स यूसीसी, ठीक है। तो इसका नाम यहां पे डाल देता हूं, यहां पर, ठीक है। अब ज्वाइन किस पे लगाना है, जो कॉमन कॉलम्स होंगे, याद है ना। कॉमन कौन से हैं, ओनर वाला कॉलम कॉमन है, कंस्ट्रेंट का नाम, दूसरा टेबल का नाम, ये तीन चीजें कॉमन है। तो इन तीनों पे लगा सकता हूं, एंड एंड करके तीनों लगाऊं तो बाउंड हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। वेयर यूसी डॉट इक्वल टू यूसीसी डॉट ओनर एंड यूसी डॉट कंस्ट्रेंट नेम भी, ठीक है, इक्वल टू यूसीसी डॉट एंड क्या रहा, टेबल नेम रह गया, टेबल नेम पे भी लगा देता हूं यूसीसी डॉट टेबल नेम, ठीक हो गया। अच्छा, ऊपर मुझे बताना है ये कौन कौन से टेबल में से उठाना है। यूसी से उठाओ, कंस्ट्रेंट नेम भी यूसी से उठाओ, कंस्ट्रेंट टाइप जो है यूसी से उठेगा, टेबल नेम भी यूसी से उठा लेता हूं, ठीक है, यूजर कंस्ट्रेंट से उठाता हूं। कॉलम नेम किस में है, यूसीसी में है, ऐसा ही है, और स्टेटस भी यूसी के अंदर है, ठीक है। ये अब आपने ज्वाइन लगा के डेटा उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वेयर लगाना है मजीद, टेबल नेम, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम यूसी डॉट टेबल नेम इक्वल टू, क्या नाम था टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय टेस्ट, ये है। एक और लगा दिया, ये समझे ज्वाइन वाला ऑप्शन नहीं है, नीचे से ज्वाइन स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये ज्वाइनिंग यहाँ की है मैंने, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फिल्टर आउट डेटा किया कि सिर्फ एम्प्लॉय टेस्ट का लेके आओ, वरना उसने क्या किया, सबकी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है। अब सही है। अब बिल्कुल ही जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो सब आ गया एक ही ज्वाइन से। तो ज्वाइन सीखने का ये फायदा हुआ, दो टेबल में इंफॉर्मेशन अलग थी, मैंने एक साथ करके फैच करके देख लिया कि भाई मुझे दिखाओ। अब मुझे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब जो मैंने कंस्ट्रेंट क्रिएट किया ना, वो इस क्यूरी से तो बिल्कुल ही क्लियर है, नीचे जो हमने ज्वाइन लगाया ना, इससे तो बिल्कुल ही परफेक्ट आउटपुट मुझे आ रहा है और डिटेल में चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं दोबारा, इसका रिजल्ट देखें। ओनर स्कॉट है, कंस्टेंट का नाम ये है, टाइप क्या है, प्राइमरी की है, किस टेबल पे है, एम्प्लॉय टेस्ट के ऊपर लगा, किस कॉलम पे, उस टेबल के आईडी के ऊपर है, और स्टेटस क्या है, एक ही क्यूरी में पूरा डेटा आ गया मुझे। तो ये प्राइमरी की हमने इस पे लगा दिया। अब आते हैं असल खेल की तरफ, जिसमें हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं डुप्लीकेट जा भी रहा है कि नहीं। जाना नहीं चाहिए रूल के मुताबिक, ठीक है। इंसर्ट की क्यूरी मैंने कल परसों लिखी थी, वो क्या पड़े हुए हैं, गए, दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, लिख लेते हैं। टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूं, कौन सा टेबल था, एम्प्लॉय टेस्ट ना, डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेस्ट। अच्छा, अब इसमें इंसर्ट करते, आइए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट, वैल्यूज, पहला वैल्यू क्या, आईडी होना चाहिए, मैं आईडी को 1 रखता हूं, नेम रखता हूं यूसुफ, ठीक हो गया। दूसरा रखता हूं इसका CNIC नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, ठीक है, 13 डिजिट्स हो गए। डेट ऑफ बर्थ है 14 जैन 1988, वैसे है नहीं मेरा, सही वाला क्यों बताऊं आप लोगों को, ठीक है। फिर सेल नंबर मेरा 11 नंबर हो गए, ठीक है। कंट्री कोड 0092, ठीक है। और ये मैं डेटा इंसर्ट करना है, एक रो चला गया उसके अंदर, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेस्ट से डेटा चेक करता हूं मैं, आ गया इसमें। सेट नम एफ याद है, नंबर फॉर्मेट, ताकि वो ये वाला कॉलम जो है ना CNIC का, उसकी लेंथ कंप्लीट आ जाए। अच्छा, सेट पेजेस 5000, लाइंस नंबर कितने, 300। अब देखें, कॉल CNIC फॉर्मेट A14, काफी है। कौन सा कॉलम इतना लंबा है, सेल नंबर, पक्की बात है, हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे खुद, नहीं नेम इतना लंबा लग रहा है। हाँ, जो भी है व्हाटएवर, इसको बैठ के मैं फिक्स नहीं करता, या कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। कॉलम नेम फॉर्मेट A48, ये उठा लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, बार बार कौन बैठ के टाइप करे, ठीक है। उसको दोबारा सेट करने के बजाय मैं रीलॉगिन कर लेता हूँ। क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट वाली, ठीक है, ठीक है। और सेट नम एफ, अब सही है, ओके। अब देखा जाए कि एक रो इंसर्ट हो गया, मैं दूसरा डुप्लीकेट अब जो है कर रहा हूं, डुप्लीकेट किस में नहीं हो, किस कॉलम में नहीं होना चाहिए, आईडी में नहीं होनी चाहिए, बाकी दूसरों में डुप्लीकेट डालो तो कोई इशू नहीं है। आइए मैं इंसर्ट करता हूं, अभी यही इंसर्ट की क्यूरी थी, दोबारा उठाया मैंने, बाकी डेटा पूरा सेम है, सिर्फ इसको मैंने 2 कर दिया। पहले कॉलम पे आईडी पे लगा हुआ है ना कंस्टेंट मेरा प्राइमरी की का, तो ये अलाउ करेगा मुझे, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, 2 जा रहा है कॉलम में, यूनिक में चला गया, ठीक है। अच्छा, पिछला कमिट इसलिए हो गया, मैंने एग्जिट मारा था, एग्जिट पे ऑटो कमिट है, याद है ना, हाँ ये कमिट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा सिलेक्ट चला रहा हूं, 2 रोज आ गए, देखो बाकी डिट्टो डेटा सेम है, सिर्फ आईडी चेंज है। अच्छा, अब दोबारा मैं क्या करता हूं, ये 2 इंसर्ट करता हूं, आगे का डेटा जो है मैं करता हूं अजीज, आगे का डेटा मैं चेंज कर देता हूं, ये पूरा नंबर यहां तक सेम है, आखिर में 9 डाल दिया, डिफरेंट हो गया, इसको करता हूं 15 जैन, बाकी डेटा तो डिफरेंट है, फर्क नहीं पड़ता। आखिर में इसके जाके करता हूं 60091, ये इंडिया में रहते हैं हजरत, क्या कहा,
वायोलेटेड। बाकी डेटा देखो डिफरेंट है, सिर्फ टू की वजह से उसने एरर दिया है। यूनिक कंस्ट्रेंट स्कॉट डॉट, देखो उसने इस कंस्ट्रेंट का नाम बता दिया कि इस कंस्ट्रेंट को आप वायलेट कर रहे हो। रूल नंबर sys_C00111363 के मुताबिक आप वायलेशन कर रहे हो। अब ये क्या बला है, आइए चेक, इसको चेक करने के लिए वही जो मेरी क्वेरी लिखी हुई है ये वाली, इसमें सिर्फ यूसी टेबल की जगह पे लिखें कंस्ट्रेंट नेम। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट नेम इक्वल टू क्या था, वो वहां से कॉपी करें कंस्ट्रेंट का नाम। देखो बहुत इजी है निकालना, मुश्किल नहीं है। अब कंस्ट्रेंट नेम पे लगा दो रूल कि मुझे टेबल का नहीं चेक करना है, मुझे कंस्ट्रेंट बताओ ये वाला, ठीक है। चाहे तो एंड में यहां पे लिख दो यूसी डॉट टेबल नेम भी डाल दो भले, इक्वल टू क्या था एम्प्लॉय टेस्ट ना, इस टेबल का एक कंस्ट्रेंट मुझे दिखाओ ये वाला, ठीक है। इस यहाँ टेबल नेम, क्योंकि हमने टेबल पे ही इंसर्ट करने की कोशिश की तो टेबल का नाम भी मुझे पता है, कंस्ट्रेंट का नाम भी पता चल गया, और उसका ओनर कौन है ये भी है। चाहे तो आप यहाँ पे ये भी लिख दें एंड यूसी डॉट ओनर इक्वल टू स्कॉट। ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दो जरा, बताओ तो ये क्या भला है जिसकी वजह से मुझे इंसर्ट करने नहीं दे रहा। कहां पर है, यहां पे एंड का साइन नहीं लगाया, एंड सही है, यहां नहीं सॉरी, यहां पर, वो जरा मैं जज्बाती हो गया था, ठीक हो गया। बल्कि वहां पे पड़ी हुई ना क्वेरी, वो चला देता हूं, कौन सी वाली, ये दो चीजें यहां से उठा के चला दी मैंने। अब सही है, कह रहा है कि इस रूल के मुताबिक आप नहीं कर सकते इस कॉलम पे आईडी, मतलब वो मसला किस कॉलम की वजह से आया है, क्योंकि मैंने कंस्टेंट का नाम यहाँ बयान कर दिया कि ये कंस्टेंट जहाँ पे लगा हुआ है उसकी बात करो मुझसे, क्योंकि एरर में भी यही कंस्टेंट नेम उसने बताया था। तो अब ये कंस्टेंट क्या कह रहा है कि प्राइमरी की है जनाब, डुप्लीकेट। अब देखो ये चीज़ नहीं बता रहा कि प्राइमरी की का रूल के मुताबिक ये दो आप नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं बता रहा, वो आपको खुद को याद होना चाहिए। बात समझ आ रही है, कौन से रूल है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगा, नल पास नहीं कर सकते। अच्छा चलो नल पास करके देखते हैं। नल पास करने के दो तीन तरीके हैं। यही डेटा है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं इस तरह, ये भी नल है ना, सिंगल कोड के अंदर कुछ नहीं डाला है, नल है। कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू स्कॉट एम्प्लॉय टेस्ट डॉट आई डी। कह रहा है स्कॉट यूजर के अंदर इस टेबल के अंदर इस कॉलम में आप नल नहीं डाल सकते उस्ताद, ये कहीं और जाके करना, मेरे रूल के मुताबिक नहीं, क्योंकि मैं कचरा डालने तो मैं दूंगा ही नहीं, ताकि डेटाबेस मेरा सालिम रहे, मजबूत रहे, सही डेटा आएगा तो मैं इजाज़त दूंगा, गलत डेटा लाने दूंगा ही नहीं मैं। इसलिए डेटाबेस सही काम कर, जब आप इस तरह रूल बनाते हो तो कचरा डेटाबेस के अंदर जाता नहीं है। समझ आ गई, डेटा का हाथ पैर सही होते हैं, लूला लंगड़ा नहीं डेटा होता, टूटा फूटा नहीं होता, ठीक है। अच्छा मैंने कहा अच्छा इस तरह नहीं तो चलो मुझे नल का वर्ड डाल देता हूँ, अब तो खुश हो। वो अब भी खुश नहीं है, वो बोलेगा ये चाहे वर्ड के थ्रू डालो चाहे वैसे डालो, बात एक ही है, मैं आपको पहचानता हूँ अच्छी तरीके से। मेरे साथ दो नंबरियाँ कर रहे हैं आप, तो ये कह रहा है नहीं दो नंबरी नहीं चलेगी, ये दो रूल के मुताबिक ना नल डाल सकते हो ना डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हो। बात क्लियर होगी, प्राइमरी की इतना ही है। अच्छा लगाने के तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइमरी की, जैसे कि मैंने यहाँ इनके सामने लिख दिया था प्राइमरी की, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भी लगाने का तरीका सिंटेक्स है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है ना, हाँ दो कॉलम मिला के यूनिकनेस बना सकते हो आप जी, दो कॉलम मिला के यूनिकनेस आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं। लेट सपोज इस टेबल के अंदर मैं ये कॉलम रखता ही नहीं हूं आईडी वाला, ठीक है, और सीएनएस भी नहीं रखता। अब आ गया ये टेबल, इसके अंदर लेट सपोज एक ही कंपनी के अंदर दो भाई हैं, ये एम्प्लॉय टेस्ट के बजाय मैं कहता हूं स्टूडेंट, बच्चे स्टूडेंट जो कहते हैं एडमिशन लेने जाते हैं वो अंडर 18 है तो उनका सीएनएस नहीं है, बे फॉर्म भी काफियों को नहीं बना होता, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखा जाए नाम जो है दो भाइयों के डिफरेंट हो सकते हैं, और दोनों भाइयों के छोटे बच्चे पेरेंट्स ने सेलफोन भी नहीं दिया हुआ था,
उनके सेल फोन पेरेंट का नंबर जो है वही चलेगा। बात को समझे, पहले सिनेरियो समझे। अब दो भाई हैं, दोनों ने एडमिशन के लिए गए हैं, उनके फादर ने अपना सेल नंबर वहाँ लिखवा दिया। एक अजीज़ है, एक उसामा है, दो भाई हैं। अब अब्बा का नंबर सेल फोन का एक ही है। अब यूनिकनेस कैसे बने? सेल फोन नंबर तो एक ही है। अब कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी। क्या बनेगी? कैसे? नाम और सेल नंबर, अजीज़ का जो सेल नाम और सेल नंबर दोनों मिलाओ तो यूनिक है। उसामा का और सेल नंबर का बना मिलाओ तो यूनिक बन गए, क्योंकि अजीज़ और उसामा डिफरेंट है उन दोनों में। समझ आ गई? यूनिकनेस किससे बना है? सेल नंबर और नाम दोनों से बना है, दोनों से मिलके। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे यार फिर नाम पे क्यों ना लगा दे? क्या कहीं और अजीज स्टूडेंट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। तो चले अभी बनाते हैं, अभी एक कंपोजिट बनाए। आ जाए। पहले तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि कंस्टेंट का नाम जो इसने लगाया था ना, ये सी करके कुछ अजीब सा नाम इसने लगाया था यहाँ पे। ये तो मुझे हजम नहीं हो रहा। आप लोग हजम हो रहा है? मुश्किल है याद करना ना। पहले तो इससे मैं जान छुड़ाता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही फारिग किस्म के डेवलपर होते हैं, मैं उनको फारिग किस्म का डेवलपर बोलता हूँ, वो इसी तरह कंस्टेंट लगाते हैं। सामने यहाँ लिख दिया प्राइमरी की, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये बाद में कितना अजाब बन रहा है इस तरह के कंस्टेंट को मैनेज करना। यूँ इस तरह के जो नंबरिंग वाले जनरेट होते हैं। लेकिन मैं कंस्टेंट का नाम ही ऐसा रखूँ जो नाम पढ़ के ही मुझे पता चले ये एरर उसके मुताबिक है, वो कितना अच्छा नहीं होगा। रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। आपको जाके घुस के इस तरह कंस्टेंट में ज्वाइन लगा के क्यूरी लगा के चेक नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि लगाया प्राइमरी की, नाम उसका प्राइमरी का की, बैक एंड पे वो नल पे चल रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नाम ऐसा लिखो जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। बात समझ रहे हो आप सब? ओके, आइए करते हैं। ये दोबारा टेबल की कॉपी उठाई, यहाँ पे बनाता हूँ, नीचे क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आखिर, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाया। क्या लिखा है मैंने? वर्ड कंस्टेंट। ऊपर नहीं लिखा प्राइमरी की, अब मैंने कहा कंस्टेंट, और कंस्टेंट का नाम क्या लिखा है मैंने? पीके। अब मुझे हो रही है गर्मी, एक मिनट रुके, क्योंकि मैं जैकेट पहन के तो। कंस्टेंट पीके अंडरस्कोर, अच्छा पीके, अच्छा ये जो है ना, ये वर्ड कंस्टेंट, ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये कंस्टेंट लगाने का तरीका है। तो ये वर्ड ऐसे लगा। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये नाम है। इसको चाहे नवाज लिखूँ, चाहे हैदर लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो इसको बड़े ध्यान से लिखना है। ये वही है जो यहाँ पे सी के नाम से है, सिस C0। ये जो कंस्टेंट का नाम है ना, ये वो है। यहाँ पे जो कंस्टेंट का नाम आप लिख रहे हो, तो सोच समझ के ऐसा नाम लिखें, पढ़ने से समझ आ जाए। क्या बना रहा हूँ? प्राइमरी की। किस कॉलम पे? पहले तो कॉलम क्या था, पहले आईडी वाली थी ना, पहले आईडी वाली को वापस लिखता हूँ। एक मिनट रुके। आईडी नंबर 3 डिजिट्स अलाउ करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब आगे ना ये आईडी वाला कॉलम, इस पे लगाता हूँ। पीके प्राइमरी की लगाओ किस पे? आईडी कॉलम पे। और किस टेबल पे है ये? स्टूडेंट्स। कितना आसान है पढ़ने में कि प्राइमरी की है आईडी कॉलम पे, स्टूडेंट पे। या इस तरह लिख दो, कॉल आईडी, कॉल आईडी मतलब कॉलम आईडी टैब। अब इसमें और पढ़ने में आसान है कि प्राइमरी की है, कॉलम आईडी पे है, टैब कौन सा है? स्टूडेंट से। ये नाम हो गया कंस्टेंट का आपका। देखते ही आप पहचान जाओगे कि प्राइमरी की वायलेट हो रहा है, किस आईडी पे, किस कॉलम पे। ठीक है, अब आगे आगे बताना है कि कंस्टेंट का टाइप क्या है। ये आगे जो लिख रहे हो सिंटैक्स है। ये नाम है, या इसका नाम कुछ भी रख दो, वही ऐसे ही रहेगा, लेकिन नाम ऐसा रखो कि पर्दे में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे आपको एक अच्छे डेवलपर का काम है इस तरह करना, जो कि कोई नहीं है आज के दौर में, बहुत ही फारिग हैं, ऊपर लिख के जान छुड़ा देते हैं। बाद में जो अजाब हम झेलते हो हमें पता है, ट्रबल शूट करते वक्त, कि भाई इशू कहाँ है। बल्कि खुद भी ख्वार हो रहे होते हैं, हमें क्या, खुद भी ख्वार होते हैं, जलील हो रहे होते हैं सुबह शाम। जी, अगर इस तरह का नाम रख देते तो क्या होता? बहुत आसान था ना बाद में ट्रबल शूटिंग के लिए, क्योंकि टेबल आप एक बार बना देते हो, सालों तक उसमें डेटा जा रहा होता है। तो भाई एक बार की तकलीफ काट लो, ठीक से ढंग से बना दो कोड उसका, ताकि इंसर्ट तो उसको सालों साल हर साल होता रहेगा। एरर जो इंसर्ट के कई बार आते रहेंगे अपडेट के, ताकि पढ़ के तो आप समझ जाओ कि यार यहाँ वायलेट हो रहा है, ये वायलेट हो रहा है, वो कंस्टेंट वायलेट हो रहा है। ठीक है, टाइप क्या है? प्राइमरी की। ठीक है, अब आगे बताना है किस कॉलम पे।
क्लियर? ये यहाँ तक आपका प्राइमरी की लग गया। वो जो लगाने का तरीका था वो यहीं सामने लगा दो। इसमें आपने बताया कि भाई नीचे उसका कंस्ट्रेंट का नाम मैं डिसाइड करूंगा, कंस्ट्रेंट का नाम ये रखो, उसको क्या बनाओ, प्राइमरी। किस कॉलम पे लगाओ, आईडी पे। यहां आपने बता दिया कि ये कंस्ट्रेंट जंप करके इस पे अप्लाई होगा। चल जाना भाई, चल गया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट लगाने का दूसरा तरीका है और सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका यही है। मैं इसको फॉलो करता हूं, लोग नहीं करते माजरत के साथ, पता नहीं क्यों, या पता नहीं है उनको शायद। लेकिन ओरेकल ये बहुत वाइड तरीका देता है कंस्ट्रेंट लगाने का कि भाई नाम आप खुद अपने हाथों से उसका रखो ताकि पता चल जाए कि क्या है। ठीक है, आइए अब मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। इसमें इंसर्ट करें हम, इसी की कॉपी उठाता हूँ, इंसर्ट की यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होंगी, पहला वैल्यू क्या है उसका, आईडी है, उसका 1 रखता हूँ। दूसरा नाम है उसका, फिर डेट ऑफ बर्थ है, एनआईसी के यहाँ जिक्र नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया उसका। फिर क्या है, सेल नम है, फिर उसका कंट्री कोड है। नीचे वाला ये कॉलम नहीं है बल्कि क्या है, कंस्ट्रेंट है, तो यहाँ पे वो जिक्र इस पर नहीं आएगा, बस वो कंस्ट्रेंट है। देखें ना कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ कितने, 1 2 3 4 5। ठीक, कंप्लीट है। अब मैं, हाँ अच्छा, हाँ टेबल का नाम नहीं लिखा, स्टूडेंट्स, सही है। अब वैल्यू से लिखा, टेबल का नाम नहीं लिखा था, अब सही है, हो गया आंसर। अब दोबारा, अब क्या कर रहा हूं, 2 इंसर्ट करने देगा। ठीक है, बाकी डेटा सेम है, नंबर डिफरेंट है। अब आ गया हूं दोबारा सेम डेटा ट्राई कर रहा हूं। अब एरर देखें, पढ़े एरर, आगे एरर पढ़े, कंस्ट्रेंट कौन सा। अब यहां पे यूनिक की बात कर रहा है, लेकिन आगे आप पढ़ोगे ये क्या है, प्राइमरी की। कॉलम कौन सा वाला है, आईडी का, किस टेबल का। आसान हो गया पढ़ने में। तो कंस्ट्रेंट का नाम ऐसा रखो कि आपको पढ़ने में आसान हो। इस एरर से ही समझ जाओ कि प्राइमरी की आप वायलेट कर रहे हो। बात क्लियर है? यहां पे किसी का कोई सवाल नहीं? ओके, तो प्राइमरी की लगाना सीख गया। अब आते हैं कंपोजिट प्राइमरी की पे, मतलब दो, जब आपके पास आईडी ना हो, आप लोग आईडीज पे काम करते ही नहीं हो। मैं टेबल ड्रॉप करता हूं, एक मिनट रुके, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, ड्रॉप कर दिया मैंने। अब आते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और सेल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं, अब नाम जो है, अगर नेम पे लगाता हूं, एक ही क्लास में 2 अजीज नाम के बंदे हो सकते हैं। ठीक है, 2 उसामा हो सकते हैं, तो नाम पे तो मैं कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकता, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, नाम और सेल नंबर चल जाएगा। एक ही नाम का अजीज, दूसरे नाम का बंदा अजीज, दोनों का सेल नंबर सेम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, 2 भाई हैं, उसामा और अजीज, उन दोनों का सेल नंबर एक है, लेकिन कॉम्बिनेशन विथ नेम अजीज और नंबर, उसामा और नंबर डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से ना, बाकी डेटा से, और एक दूसरे से भी डिफरेंट है। वो कैसे, नंबर तो मैच हो रहा है, नाम तो ये कंपोजिट, मतलब 2 कॉलम मिलके मतलब यूनिकनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा को डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ना, यूनिक होना चाहिए, तो ये कंपोजिट कहलाता है। तो कंपोजिट के लिए आपने कंस्ट्रेंट यहां पे ही लगाना है। किस कॉलम पे लगा रहे हैं, पहला नेम पे, कॉमा, दूसरे पे सेल नंबर पे, कि नंबर, सेल नंबर, मोबाइल नंबर जो है वो, प्लस में उस बंदे का नाम जो है, ये दोनों यूनिकनेस क्रिएट करेंगे। और ये प्राइमरी की, इसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नेम और सेल नंबर के मिला के बनाने पे? किसी को कोई क्वेश्चन, समझ आ रही है बात? टेबल क्रिएटेड, आइए अब जो है इस पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आईडी का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, भूल जाओ। ठीक है, नाम और प्लस में क्या, मोबाइल नंबर, ये दोनों मिलके यूनिकनेस बना रहे हैं। ठीक है, इस पे मैंने लगाया और सेल नंबर पे, बीच में एक कॉलम आ रहा है तो उसको छोड़ दो, लेकिन आप देखो बीच में कॉलम आ रहा है उससे कोई सरोकार नहीं है,
वो देखें कि इस पे और इस पे मिला के लगा रहा है वो, ठीक है। तो आइए मैं इंसर्ट करता हूं पहला वैल्यू, ये वाला इंसर्ट हो गया। दूसरा भाई है इसका ओसामा, ठीक है। नंबर सेल देखो, सेल नंबर सेम है लेकिन नाम डिफरेंट थे। देखो ये अजीज और ये नंबर मिलके उन्होंने एक यूनिकनेस बनाया, फिर ओसामा और इस नंबर ने एक और यूनिकनेस नंबर बनाया। अब नेक्स्ट ओसामा और ये नंबर या अजीज और ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं होंगे। ये कंपोजिट में इस तरह होता है। बात समझ आई? कंपोजिट इज मोर देन वन कॉलम। याद रखिए, कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हो आप। बात समझ आ गई? क्योंकि आपके पास कॉलम इस तरह के हैं कि जिसमें आईडी है ही नहीं, टेबल में आईडी नाम का कॉलम है ही नहीं, तो इस तरह फिर आपको प्राइमरी कीज जनरेट करने पड़ते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इस टेबल में एक प्राइमरी की बना दिया। अब मैं करता हूं अल्टर टेबल, सीखा है ना हमने कल, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड। अब ऐड कर रहा हूं क्या? आईडी नंबर, ये कॉलम ऐड हो जाएगा ना इसमें, आखिर में ऐड हो गया। अब मैं कहता हूं अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कंस्ट्रेंट। अब क्या ऐड कर रहा हूं? प्राइमरी की बनाओ किस पे? कॉलम आईडी पे, ठीक है। ओह, इसमें देखो मैंने ना एक गलती की थी। इस टेबल को जब मैंने बनाया, क्या गलती की है देखो, यहां पे कंपोजिट बनाया और उसका नाम मैंने क्या रखा? कॉलम क्या है? आईडी। इस नाम की कॉलम है इसमें? तो मैंने रिप्रेजेंटेशन उसकी, उसने बनाने दे दिया, नाम कुछ भी रखो, लेकिन मेरी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो इसको आप कंस्ट्रेंट को रीनेम करेंगे इसके, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको होल्ड कर देता हूं। मैं इसमें रखता हूं कॉलम एक्स वाई जी, नाम कुछ भी रखना है इसका कंस्ट्रेंट का। तो फिलहाल मैं इसको ये एक्स वाई जी डाल देता हूं ताकि हमारा काम आगे चल जाए, क्योंकि वो मिस्टेक ऊपर ही कर गया तो उसको रीनेम करना पहले पड़ेगा, ठीक है। ऐड कंस्ट्रेंट दिस वन, प्राइमरी की बनाओ किस कॉलम पे? आईडी पे। एक प्राइमरी ऑलरेडी लगा हुआ है, ओनली प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। बात समझ? आपने पूछा था दो प्राइमरी की, ये रहा आपके सामने, बोल रहा है कि दूसरा, हाँ एक बना दिया काफ़ी है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। यूनिक की आप मल्टीपल डाल सकते हो, नल, चेक, ये चीज़ें फॉरेन आप डाल सकते हो, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगा। प्राइमरी की कह रहा है, प्राइमरी कॉलम नहीं, प्राइमरी की। क्योंकि प्राइमरी की एक कॉलम भी लग सकता है, कंपोजिट भी लग सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो इसने ये करने नहीं दिया दूसरा प्राइमरी के बनाने। अच्छा, पहले तो मैं इसका नाम ठीक करूं, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। यार हाउ टू रीनेम कंस्टेंट, अब मैं देख लूँ, मुझे ठीक से याद नहीं किस तरह कंस्टेंट का नाम। तो कंस्टेंट को इस तरह नाम रीनेम करना है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट्स। और उस टेबल के अंदर अल्टर कर, अच्छा ये रीनेम क्या है आपका? डीडीएल वाला नहीं है बल्कि हेल्पिंग वाला, जैसे उस दिन हम ड्रॉप कॉलम कर रहे थे, याद है जी। इसी तरह रीनेम का ये असल कमांड क्या है? डीडीएल यहाँ पे अल्टर है, ये इसमें हेल्पिंग है। रीनेम किसको करो? कंस्टेंट को, ठीक है। अच्छा, वो जो हमारा असल डीडीएल वाला रीनेम है उसमें ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं लिखते, इसमें तो टाइप लिखना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, ओल्ड कंस्टेंट नेम इसका क्या है? देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाम था हमने गलती से ये रख दिया था, ऐसा ही है। ये कंस्टेंट का नाम हमने गलती से रख दिया था। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? जबकि वो कंपोजिट था, ठीक है। इसका नाम मैं लिखता हूं कॉलम, पता चल रहा है ये कंपोजिट है। ये कॉलम का वर्ड ना लिखूं कॉम्प, आप समझ रहे हो कंपोजिट है। कंपोजिट कौन सा? पहला नेम, सेल, नम, या आप बीच में इस तरह भी डाल दो इसके। अच्छा, नाम के लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मसला हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, शायद ये नाम बोले बहुत लंबा है तो इस पर मसला शायद करे, लेट्स सी। बहरहाल अब ये नेम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंस्टेंट को, ऐसे ये मैच हो रहा है कि यार वाकई नाम अपने आप सही रखा। आइडेंटिफायर इज टू लॉन्ग, नाम थोड़ा यार छोटा करो, हल्का हाथ रखो, तो मैं पहले ही समझ गया था कि ज़रूर एरर देगा। अब इसमें सेल लिख देता हूँ, काफ़ी है, समझ जाओगे, ठीक है।
और टैब वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप समझ जाओगे कि स्टूडेंट का टेबल है। हो गया, सही है। अब इससे कंस्ट्रेंट नेम होके इससे चेंज हो गया। अच्छा, अब आए मैं आपको दोबारा वो क्वेरी चला के दिखा सकता हूं कि भाई इसका कंस्ट्रेंट का क्या टेबल कौन सा था। तो यहां पे लिख दो स्टूडेंट्स, और यहां पे ओनर लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये दो कंस्टेंट दिखा रहा है, हालांकि है एक ही, लेकिन कॉलम दो हैं, तो इसलिए दोनों की इंफॉर्मेशन ला रहा है कि यही वाला कंस्टेंट प्राइमरी है, इस पे भी लगा हुआ है, यही वाला कंस्टेंट प्राइमरी है, दूसरे वाले पे भी लगा है। इससे आप समझ जाओगे क्या है, कंपोजिट है। बात समझ आ रही है? तो प्राइमरी की आपका कंप्लीट हो चुका है फुली 110%। अब प्राइमरी की में कुछ नहीं रहता। मैंने दोनों सिंटेक्स दिखाए, कंस्टेंट का नाम अब हम अपनी मर्जी का रख सकते हैं, वो रखा है हमने, कंस्टेंट को रीनेम भी कर लिया। बात समझ आ रही है? इसमें कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा, आखिर में जो स्टेटस है इनेबल और डिसेबल्ड का, ये भी थोड़ा समझ लो। ये इस तक, इसको इस चैप्टर को क्लोज कर दूं, फिर कंस्टेंट आगे के 3-4 जल्दी बता दूं, बाकी के बिल्कुल आसान हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपने मेन जो थीम है उसका समझ लिया कि नाम किस तरह रखना है, किस सिंटेक्स लिखना बेहतर है। ठीक है, अब करता हूं इसको ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, राइट, टेबल गया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस इनेबल पे कि इनेबल्ड क्या है। ठीक है, अब मैं जब लगाता हूं, ये कहाँ गया टेबल क्रिएट करते वक्त। अच्छा, अब दोबारा ये जो रीनेम किया है, ये वाला कंस्टेंट का नाम यहाँ रख दूँ। अब ठीक है ना, अब इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी कॉलम को, ये नाम मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, एंड में इसके मैं रख देता हूँ इनेबल्ड। आखिर में लिखा है कि ये जब भी बनाओ उसको क्या कर दो, बनाते ही इनेबल कर देना। अच्छा, मैं कहता हूँ बनाते ही डिसेबल कर। ये कंस्टेंट बना दो, लेकिन बनाने के बाद उसको क्या कर दो, डिसेबल कर दो। ये नया टेबल बना रहा हूं, देखो, बनाते साथ ही इसको डिसेबल कर रहा हूं, राइट। ओके, एक मिनट रुकिए, सिंटैक्स देख लूं कि यहां पे डिसेबल्ड का वर्ड ही आएगा। अच्छा अच्छा, आखिर में वर्ड डिसेबल्ड नहीं है, डिसेबल है। ठीक है, तो अब जब इसको बनाओ तो बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल रखना है, इस कंस्टेंट को बना के ही डिसेबल कर देना। बना दिया? ठीक है। अच्छा, अब वही क्वेरी में लिखूंगा इसकी ज्वाइन वाली, अब ये बता देगा वही, लेकिन आखिर में क्या है, डिसेबल्ड है। ठीक है, वर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हो डिसेबल करता है, इनेबल और डिसेबल है, लेकिन यहाँ स्टेटस में डिसेबल्ड और इनेबल्ड दिखाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने डिसेबल और इनेबल लिखना है। ठीक है, हाँ, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल कर दिया। हाँ, आप जब नहीं लिखते वर्ड तो इनेबल ही रखता है, क्योंकि आपने लगाया तो इनेबल ही करेगा ना वो। तो आपने इसको बताया कि लगा दो लेकिन इनेबल मत करना। अब क्या होगा, जब आप इंसर्ट इसमें करना शुरू करोगे, जी, क्योंकि आपने इनेबल नहीं किया। अब ये देखें, सेम कॉम्बिनेशन, दोबारा तीसरी बार कंस्टेंट बनाओ लेकिन डिसेबल है। मैं कहता हूं अल्टर टेबल स्टूडेंट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम क्या है, टेबल को अल्टर करो, इनेबल करो कंस्टेंट को, किस वाले कंस्टेंट को, इस वाले को। बड़ा आप करने तो जा रहे हो, लेकिन प्राइमरी की क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, मतलब उसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट डेटा जा चुका है, तो ये इनेबल करने भी नहीं देगा। इसलिए सोच समझ के इसको डिसेबल करना। समझ आ रही है? तो आपको इनेबल करने इसने नहीं दिया। अब दोबारा उसे लगी क्यूरी चलाए, जो ज्वाइन वाली जो हमने बनाई है, ये डिसेबल्ड में ही होगा कंडीशन, क्योंकि इसने इनेबल करने नहीं दिया, क्योंकि आपने डुप्लीकेट ऑलरेडी वैल्यू डाल दिया। मैं कहता हूँ ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट कर दिया उसको खाली, याद है ना, ट्रंकेट कर दिया मैंने, टेबल खाली हो चुका है। आ जाइए, अब इसको इनेबल करता हूं, इनेबल कर दिया क्योंकि खाली था, डुप्लीकेट डेटा नहीं पहले भी। अच्छा, पहले भी अगर डुप्लीकेट डेटा ना होता तो इनेबल करने दे देता। अब देखिएगा दोबारा, अब देखिए इनेबल हो चुका है। मैं दोबारा वो
अब देखिए इनेबल्ड है, मैं दोबारा इसको डिसेबल करता हूँ, अल्टर टेबल। अच्छा देखो, बने बनाए कंस्ट्रेंट को कैसे डिसेबल इनेबल कर रहा हूँ, पहले क्रिएट करते वक्त डिसेबल किया था, या इनेबल हो कुछ भी हो, उसके बाद भी आप अल्टर के थ्रू इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। दोनों कमांड देखो आप सीख रहे हो साथ साथ, कि इसको दोबारा आप क्या कर दो, डिसेबल। क्या हो गया, डिसेबल। अब मैंने डेटा पहला डाला इसके अंदर, ये वाला समा, दूसरा इसमें डेटा में ना अजीज रख रहा हूं कि मतलब डुप्लीकेट ना आ जाए, ठीक है। अब सही है, अब डुप्लीकेट तो नहीं है ना, यूनिकनेस किससे बन रही है, सेल नंबर और नाम से, ठीक है। अब यूनिकनेस आ गई, कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है। अब इसको, अभी क्या था, डिसेबल्ड था, राइट, करंट स्टेटस क्या है, डिसेबल्ड है। अब मैं इनेबल करने जाऊं, क्या इनेबल करने देगा, देगा, क्यों, क्योंकि डेटा भले हो लेकिन डुप्लीकेशन नहीं है, तो वो वायलेट नहीं हो रहा, बना इनेबल करने दे देगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। और ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, अभी फिर भी मैं डिसेबल करूंगा तो डिसेबल करने दे देगा। बात क्लियर हो रही है, तो डिसेबल करते वक्त तो ये सोच समझ के करना। अच्छा, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, एक मिनट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट अब क्या कर दिया मैंने, ड्रॉप कर, कंस्ट्रेंट रहा ही नहीं। अब आप चेक करें, डेटा पड़ा होगा, कहाँ गया डेटा, हमने इंसर्ट किया था इसके अंदर, अच्छा सॉरी, ये मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा है, कह रहा है कि इस टेबल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन टेबल के अंदर ओरिजिनल डेटा मौजूद है, ठीक है, कंस्ट्रेंट कोई नहीं रहा, ठीक है, डेटा पड़ा हुआ है। अगर दोबारा मैं कंस्ट्रेंट लगाने जाऊंगा तो लगाने देगा, लगाने देगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यूनिकनेस मेंटेन्ड है उसी जगह पे। मैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, ऐड, क्या करूंगा, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, टाइप क्या है, प्राइमरी की, कॉलम के नाम आएंगे, बिल्कुल, कॉलम का नाम क्या है, एक नेम पे लगाना है मैंने, दूसरा सेल नंबर पे लगाना है, इजी वे। तो देखो, कंस्ट्रेंट बनी बनाए टेबल में ऐड करना भी सिखा दिया, ड्रॉप करना भी सिखा दिया। बने बनाए टेबल पे भी कंस्ट्रेंट इस तरह आप ऐड कर सकते हो, पहले टेबल बना हुआ कंस्ट्रेंट बाद में बना दिया, आपने मिस कर दिया लेट सपोज, तो इस तरह बना सकते हो आप, बनाने वक्त भी बना डाल दो, आपकी मर्जी, मिस हो गया तो इस तरह ऐड कर दो। बात क्लियर हो रही है, कोई सवाल इसमें, सारे थीम कंप्लीट हो चुके, अब कंस्ट्रेंट कंप्लीट करते हैं टॉपिक अपना, क्योंकि बाकी सारे भी इसी तरह अल्टर होंगे, ऐड और डिसेबल होंगे, बस पॉइंट्स यही थे। अब बाकी ये रूल समझ लो, रिमेनिंग जो रूल 3-4 है। पहला रूल, अब आगे के चलते हैं, उसके बाद क्या है, यूनिक की। यूनिक की कहता है जहां आप यूनिक, अब इसका फिर थ्योरी समझो, यूनिक की का एक ही रूल है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है, जैसे प्राइमरी है ना, प्राइमरी में 2 खूबियां हैं, इस बेचारे में प्राइमरी वाली एक खूबी है, वो क्या है कि डुप्लीकेट नहीं जाएगा, बाकी नल इंसर्ट करोगे तो जाएगा। अब नल कितने इंसर्ट कर सकते हो इसमें, गलत, जितनी मर्जी नल डालो, नल कोई वैल्यू थोड़ी है, इसने कहा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जा सकती, नल कोई वैल्यू थोड़ी है, जितने मर्जी नल डाल दो, नल इज नथिंग। तो ये एक ही रूल पे अटका हुआ है कि आप डेटा डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, नल इज नॉट अ डेटा। बात समझो, अक्सर लोग देखो इसने जैसे बोल दिया एक एक, काफी लोग एक ही बोलते हैं, ये गलत है थ्योरी भाई, यही कॉन्सेप्ट है कि डेटा डुप्लीकेट नहीं जाएगा, नल कोई डेटा थोड़ी है, नथिंग, नल जितनी मर्जी जाए, डेटा डुप्लीकेट नहीं जाएगा, ये रूल है इसका यूनिक का। अच्छा आइए बनाते हैं इसको, किस पे रखूं मैं, एक कंस्टेंट, अच्छा टेबल स्टूडेंट को अब छोड़ते हैं, दोबारा आते हैं एम्प्लॉय टेस्ट के ऊपर, अरे भाई उसको भी मैंने हटा दिया, चलो इसी पे आते हैं दोबारा, स्टूडेंट पे, इसमें मैं आईडी ऐड करता हूँ, नंबर करता हूँ, ठीक है, और नंबर को करता हूँ मैं 3, ठीक है, 3 डिजिट्स अलाउड है, और यहाँ पे कंस्टेंट मैं करता हूँ आईडी पे लगाओ, किस कॉलम पे, टेबल के, स्टूडेंट्स के, ठीक है, और
प्राइमरी की किसको कर दिया मैंने, आईडी को, और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल हो, या ना भी लिखूं तो डिफॉल्ट में इनेबल है, पर लिख देता हूं भले आप थोड़ा आइडिया हो जाए। पहला कंस्ट्रेंट आ गया, किस पे है, आईडी पे है, और आईडी क्या होगी, प्राइमरी की, और उसको मैंने नाम दे दिया कंस्टेंट को कि ये नाम, आप कंस्टेंट का नाम ये लगाना, sys_c00 इस तरह मत रखना, ऑटोमेटिक मैंने जो नाम दिया वही रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसी को कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे एक और लाइन में ऐड करता हूँ कि एक और ऐड करो, U फॉर यूनिक की, बात समझ आ रही है, इजी, यहाँ UK यूनिक की, आपकी मर्जी जो आपको इजी लगे, U लिखें UK लिखें, आपकी मर्जी है। अब किस पे लिखना है कि सब का जो है यहाँ पे एक और कॉलम में डाल देता हूँ CNIC, ठीक है, इसको नंबर करता हूँ, कितनी लेंथ 13, ऐसा ही है। इसको मैं क्या करूँगा अब, CNIC, ठीक है, दोनों टेबल, दो कंस्टेंट बना दिए। मैंने कहा रूल नंबर 1 कि आईडी के अंदर डुप्लीकेट नहीं जाएगा और नल भी नहीं जाएगा, और रूल नंबर 2 कि CNIC हर किसी का यूनिक होगा, अगर अंडर 18 है तो उसको नल भी छोड़ सकते हो आप, अंडर 18 बच्चा है तो नल जितनी मर्जी उसमें, अंडर 18 500 लड़के में से 10 लड़के ऐसे हैं जिसके अंडर 18 है, तो उनके NIC के सामने नल होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, दो रूल लग गए। अच्छा, आखिरी वाले कंस्टेंट के बाद कॉमा नहीं आएगा, बात जहां मुक जाए वहां पे कॉमा नहीं डालना, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें यूनिक की का वर्ड नहीं आएगा, खाली यूनिक है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, लेट्स ट्राई, खाली यूनिक है, नहीं यूनिक की आएगा, वो नल में होता है मेरे ख्याल से। ड्रॉप टेबल क्या है, स्टूडेंट्स, ड्रॉप हो गया, मिसिंग, हाँ लेफ्ट यूनिक की यूनिक, प्राइमरी में की का वर्ड आता है, यूनिक के सामने की का वर्ड, देख धुंधली चीजें जहन में हैं, भूला नहीं हूं, मतलब कच्चा पक्का था, क्योंकि हम साल में कोई एक बार बनाए तो बना वाला टेबल्स बना, हम थोड़ी बनाते हैं, वो प्रोडक्ट टीम हमें देती है कि भाई ये रहा कोड, ये डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कर दो, हम DBS क्या करते हैं, वो उठाया कॉपी पेस्ट करके चला दिया, हम कॉपी पेस्ट करके चलाने वाले, तभी हमें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसने कोई गलती की, आप उसको बोलो ये क्या है भाई, ये क्या हरकत है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो कैसे उसको मना करोगे, समझ आ रही है। तो DBA को उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, तगड़ा DBA होगा तो वो इन्फोर्स करेगा, भाई ये इस तरह नहीं कचरा में ऐड करने दूंगा, इस तरह आप लोगों ने क्यों नहीं लगाया कंस्टेंट, इस तरह नाम कंस्टेंट क्यों डिसाइड नहीं किए, आपको आएगा तो उसको आप इन्फोर्स करोगे ना, जाओ कोड दोबारा लिखो, बोले यार मुझे क्या पता, बोलो जाओ गूगल करो, पढ़ो, ये हेल्प चाहिए एक दो, ये सिंटेक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल, ये देख लो, फॉलो करो, आएगा तो इन्फोर्स करोगे ना, आएगा नहीं इन्फोर्स कहाँ से करोगे, कल को आपके लिए भी अजाब, ट्रबल शूटिंग में उसके लिए भी अजाब, बैठे रहो दोनों, भले डेवलपर बहुत सीनियर हो, आप नए नए DBA हो, आपकी ज़िंदगी तो अजाब हो जाएगी उससे ज़्यादा, वो आपके ऊपर आ रहा होगा कि करके दो, और आप मुर्गी की तरह जी 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 कर रहा हूँ, क्या करोगे, और समझ रहे हो बात को, आएगी बात, काम आएगा करना तो बताएंगे ना आप उसको, आएगा नहीं तो कहाँ से करोगे, ठीक है। टेबल क्रिएटेड, अच्छा अब इसके रूल के मुताबिक डेटा बनाते हैं और इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आईडी है तो आईडी देता हूँ 1, इसको करता हूँ 2, ठीक है, फिर उसके बाद नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है, CNIC, ये दोनों में ऐसे ही है, कितने 13 डिजिट्स हो गए, 3 6 9 13, तुक्के पे बना रहा हूँ तो सही बन रहा है भाई उस्ताद। अच्छा, CNIC जानबूझ के डुप्लीकेट मैंने किया है, और इसका डेट मैं चेंज करता हूँ 19 दिसंबर 1995, ठीक है, और सेल नंबर भी चेंज कर दिया, कंट्री कोड तो एक ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या सेम रखा है इनमें से, CNIC, जबकि CNIC का रूल क्या है, यूनिक होना चाहिए, एक इंसर्ट हुआ,
देखो प्राइमरी तो मैं वायलेट नहीं कर रहा, प्राइमरी में देखो 1 डाला, दूसरे में 2 डाल दिया, ठीक है। प्राइमरी को वायलेट हम करेंगे भी, जरूरत नहीं, क्या सीख लिया ना हमने, पता चल गया। अब यूनिक पे ध्यान है हमारा। हालांकि प्राइमरी में उसने एरर क्या दिया था, जब हम प्राइमरी में डुप्लीकेट ऐड कर रहे थे तो उसमें भी क्या एरर रहा था, और जब नल डाला तो क्या बताता रहा, जब नल ऐड कर रहा था तो कैन नॉट बी नल कॉलम, याद है। तो वो अपने 2 रूल पे चल रहा है, प्राइमरी खुद कुछ नहीं है, 2 रूलों से जुड़ के बना हुआ है, तभी वो कभी उसका एरर दे रहा था, कभी नल का एरर दे रहा था। वो खुद बजाते कुछ नहीं है, 2 रूल उसको असाइन किए गए, एक नॉट नल का और एक यूनिक का। तो कभी नॉट नल वाला एरर दे रहा था, कभी यूनिक का दे रहा, बजाते खुद नहीं है। इसीलिए देखो यही सेम एरर है यूनिक की वाला। बात समझ आ रही है। तो प्राइमरी पे भी आपको यही एरर आएगा, यूनिक की वाला ही, बाकी डुप्लीकेट जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि यूनिक कंस्टेंट, अब इस नाम से उसको मैं अंदाजा होगा यूनिक है, वाकई ये प्राइमरी की नहीं था, यूनिक है। और दोबारा बिल्ली आ गई यार, अजीज। तो डुप्लीकेट नहीं जा सकता। अच्छा, मैं कहता हूं भाई इसमें एनआईसी नंबर इसका अब सही है, अब डिफरेंट है उससे, सही है। अच्छा, और वैल्यूज डालता हूं, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये मजीद साहब है। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, मजीद लिखो अजीज रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्राइमरी की आईडी पे, ठीक है। अब दूसरा है इब्राहिम, ओके, डेट ऑफ बर्थ सेम रहने दो, कोई मसला नहीं। इसको करता हूं मैं नल, ठीक है, और इसको कर देता हूं यू, ये भी नल है वो भी नल है, फ़र्क नहीं पड़ता। और दोबारा एक और ऐड करता हूं नंबर 5 पे, कुमैल, ठीक है, कुमैल, और इसका नंबर 5 है, और इसका जो है इसी तरह नल दोबारा डालता हूं इस तरह, ठीक है। एक और ऐड करता हूं नंबर 6 पे, नवाज साहब रह गया यार, बेचारा दुख करेगा, ठीक है। अब मुझे किस पे ध्यान देना है, अब कोई भी देखो वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा। ये तो ऑलरेडी 2 डेटा इंसर्ट कर चुका हूं, ये वाले तो ये तो कर चुका हूं दोनों इंसर्ट, ये दोनों देखो, दोनों का एरर आ गया, दोनों ऑलरेडी हैं। अच्छा, बाकी ये सारे इंसर्ट होने चाहिए क्योंकि कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहा। यूनिक प्राइमरी की देखो सही है, और यहां पे यूनिक में मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया, नल नल पास कर रहा हूं, नल जितने मर्जी, क्या कहा मैंने, जितने मर्जी हो गया। ठीक है, तो 4 वैल्यूज इंसर्ट हो गए, नल भले आप यूनिक में पास कर सकते हो लेकिन डुप्लीकेट नहीं, ये रूल यहीं खत्म हो गया। वही अल्टर करने का तरीका, ऐड करने का तरीका, वो सब सेम ही है। इनेबल डिसेबल का तरीका भी सेम है, जरूरत नहीं है मुझे बताने की। कंस्टेंट के नाम से, जो कंस्टेंट का नाम दिया था ऊपर आपने, अच्छा आप दोबारा चेक कर सकते हो, तो इस टेबल के थ्रू, क्यूरी के थ्रू चेक कर सकते हो। कौन सी वाली, ये, इस क्यूरी को उठाओ, दोबारा चेक करो इसको। बता रहा है स्क्वाड पे एक प्राइमरी की लगाया, एक यूनिक, देखो पी और यू देखो आ रहा है, पी लगा हुआ है आईडी पे, यूनिक लगा हुआ है सीएनआईसी पे। अच्छा, जो प्राइमरी है उसके देखो वर्बली आपको पता है कि 2 रूल्स है, नल भी नहीं जाएगा, डुप्लीकेट भी नहीं जाएगा, और यूनिक में डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा। बस ये रूल आपको वर्बली याद होने चाहिए, वो लिखा कहीं नहीं है। बात क्लियर है। चलें, यूनिक आपका कंप्लीट हो गया। इनेबल डिसेबल का, ऐड करने का, डिलीट, ड्रॉप, सब तरीका सेम ही है, ठीक है। उस कंस्टेंट के नाम से ही कर पाओगे इसको, जो यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है, ठीक है। आइए दोबारा टेबल को ड्रॉप करते हैं, मजीद कंस्टेंट ऐड करते हैं। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। अल्टर के थ्रू मैं ऐड नहीं करता, उसी के अंदर ही आपको दिखाता हूँ यहाँ करते करते। सबसे इसमें मुश्किल जो है वो रेफरेंशियल है, आखिर वाला नॉट नल है, ठीक है। नॉट नल के अंदर आप जितनी मर्जी डुप्लीकेट वैल्यू डाल दें, लेकिन उसमें उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसको खाली नहीं छोड़ सकते। लेट सपोज, कौन सा कॉलम है जिसको खाली नहीं छोड़ सकते, लेट सपोज आपका एक मोबाइल नंबर का कॉलम है जो आप चाहते हैं यार हमें कांटेक्ट का जरिया चाहिए ही चाहिए, और सेल नंबर चाहिए ही चाहिए। आपका नहीं तो अपने फादर का, किसी का भी दे दें, लेकिन सेल नंबर चाहिए, तो उसके ऊपर आप नॉट नल लगा दो कि सेल नंबर आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मतलब डेटा चाहिए ही चाहिए। बात क्लियर हो रही है। आइए लगाते हैं वाला, इसी में कॉमा लगाया,
एक और कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट नॉट, अच्छा कंस्ट्रेंट का नाम। मुझे जहां तक लगता है नॉट नल जो है ना, वो यहां लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। मुझे ख्याल नॉट नल सिर्फ सामने ही लगता है, यहां पर नॉट नल नीचे कभी भी नहीं लगता इस जगह पे। मुझे याद पड़ रहा है, एक मिनट में देख लूँ ज़रा किस तरह है उसका। फिर मैंने जैसे कि मैंने बताया नल जो है वो यहाँ पे कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। ये वाहिद कंस्टेंट है जो यहाँ पे नहीं हो सकता, वो ऊपर ही होगा जिस पे आप लगा सकते हो। CNIC के ऊपर यहाँ पे लिखोगे नॉट नल, कि नल CNIC नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? सेल नंबर पे मैंने कहा था, अच्छा सेल नंबर पे कहा था, सॉरी, हाँ हाँ, कि सेल नंबर जो है ज़रूरी है, मैंडेटरी है, हर किसी को अपना नंबर देना पड़ेगा। नॉट नल जहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, उसके सामने ही, नीचे कभी डिफाइन उसको नहीं कर सकते आप नॉट नल को। अब ये यहाँ, अच्छा इसका नाम भी जो है ना वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये बात याद रखें। जब ऊपर जाएगा तो कंस्ट्रेंट का नाम ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। टेबल ड्रॉप कर दिया था मैंने, हाँ बन गया। अच्छा अब पहले तो इसका मैं नाम चेक कर लूं, यही क्वेरी है। अच्छा या इसके सामने क्या आ गया? सी इज इक्वल टू चेक, सी इज इक्वल टू, हमेशा याद रखें चेक कंस्ट्रेंट और नॉट नल के आगे सी होता है, इसका काम ही इस तरह है, बात याद रखें। ये भी तो याद रखने वाली बातें हैं। नॉट नल और चेक कंस्ट्रेंट दो ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जिनके ऊपर आप कंस्ट्रेंट जब भी लगाते हो तो सी लिखाता है, वो चेक को रिप्रेजेंट करता है। बाकी आपको डिटेल डिस्क्राइब में मिलेंगी। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, आप जब भी लिखो डिस्क्राइब स्टूडेंट्स तो उसमें नॉट नल सामने लिखा हुआ आएगा। अब ये देखें सेल नम के सामने क्या आ गया? नॉट नल। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नल नहीं है। मजीद में डिटेल के लिए दोबारा करता हूं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। इससे आप पहचान जाओगे कि सेल नंबर क्या है, नॉट नल। इस पे जो चेक लगा हुआ वो ये वाला लगा हुआ है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे कि लेट सपोज मैं करता हूं ट्रंकेट करता हूं स्टूडेंट्स को, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, खाली कर दिया। अच्छा इसमें नल किस में नहीं डाल सकता मैं? सेल नंबर में। सेल नंबर ये था ना, ये नल कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए पहले के 3 वैल्यूज चले जाएंगे, इजीली इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये, इसमें मैंने क्या नल कर दिया है? सेल नंबर। और सेल नंबर के नाम सामने क्या रखा? नॉट नल, कि नल नहीं हो सकता। कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सेल नम, ठीक है। अब इसने देखो यहां पे कंस्टेंट का नाम नहीं बताया, और कंस्टेंट का नाम वहां पे उलट फुलट है, अजीब सा है। तो क्या करूंगा? उसको रीनेम कर दूं। उसको रीनेम करूंगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा कॉलम था जिसकी लेंथ ज़्यादा थी? कॉलम नेम का। ठीक है, तो इसको रीनेम करना था, ठीक है। मुझे अल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम कंस्ट्रेंट टू, किस में करना था? कॉलम का नाम क्या था? ये इस पे क्या था? नॉट नल, NN, ठीक है। सेल पे सेल नम
ऐसे ही है। अंडरस्कोर टेबल कौन सा था? हो गया रीनेम। तो अब कंस्ट्रेंट का नाम भी मैंने सही कर दिया। तो नॉट नल का हमेशा जब भी लगेगा तो दोस्त ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अब इसका नाम मैंने ऐसे दोबारा रख दिया कि दोबारा से समझ आ जाएगी आपको कंस्ट्रेंट का एरर देख के ही। अरे यार क्या कर दिया मैंने। अब ठीक है। अच्छा अब दोबारा मैं इंसर्ट करता हूं इसके अंदर डेटा, वही जहां पे नल था। कौन सा? ये वैल्यू है। वही आगे भले ना आए कंस्टेंट, तभी देखो इसमें कंस्टेंट का नाम नहीं आता। एरर में कंस्टेंट का नाम हमेशा बहुत क्लियरली बता रहा है, वो बाकायदा जाके उसको पॉइंट आउट भी करेगा, तभी वो नहीं करता। बेसिकली जरूरत पड़ नहीं रही, लेकिन नाम रीनेम करना अच्छी बात है, कल को समझना आसान है। अच्छा अब नेक्स्ट कंस्टेंट, ये समझ आ गया, क्लियर है? आगे कुछ करना है इस पे? ओके। अब नेक्स्ट है चेक। ये टेबल ड्रॉप करता हूं दोबारा। टेबल ड्रॉप कर दिया। अब इसका नाम मैं एम्प्लॉय रख देता हूं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेस्ट टेबल का नाम। ठीक है, ड्रॉप कर देता हूं उसको, कोई इशू नहीं है। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम चला गया। अच्छा जी, अब इसमें एक और कंस्ट्रेंट ऐड करता हूं। कौन सा? कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम रखता हूं मैं चेक। ठीक है, पता चल जाएगा चेक। ऊपर में क्या नॉट नल मैंने अल्टर करके किया था, याद है? और इसमें करता हूं मैं चेक। ठीक है, और चेक के अंदर अब आगे ब्रैकेट में मुझे चेक की कंडीशन लिखनी है। हमें याद रखें, चेक के अंदर आपने क्या डिफाइन करना है? कंडीशन, कि ये चेक करो ये कंडीशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें एक काम करता हूं, जब ये एम्प्लॉय टेस्ट मैंने कर दिया, आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूं, सैलरी का। सैलरी नंबर 8 इसकी लेंथ रखता हूं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं लगाता हूं चेक, लगा रहा हूं किस पे? सैलरी ग्रेटर देन, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक 38,000 मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, और अब आपका रूल है एक, एंड या सैलरी बिटवीन रख दो, आपकी मर्जी है। ग्रेटर देन रखो, आपकी मर्जी है। सैलरी ग्रेटर देन 37,000, 37,000 से ऊपर हो। ठीक है, और सैलरी कम हो। अब आप कह रहे हैं यार हमें मजदूर को जो है मैं 60,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि सैलरी जो है 37,000 से 60,000 के दरमियान होगी मजदूर की। ठीक है, किसका? हाँ, कंस्टेंट का। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। किसका है? इसमें सैलरी पे लगा है, ऐसे ही है। चेक सैलरी स्टूडेंट पे, और ये चेक कंस्टेंट का मैंने लिख दिया चेक। चेक के आगे की नहीं लगेगा, चेक, फिर आगे ब्रैकेट में उसकी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से। ये चेक कंस्टेंट है। ठीक है, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस यहां पे सही है, बन गया, चेक कंस्टेंट लग चुका है। अच्छा, अब कहता हूं डिस्क्राइब। ये इसके सामने इस तरह कुछ नहीं आएगा चेक वेक, क्योंकि ये कॉलम नॉट नल के लिए होता है, नल चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा चेक जो है वो वही क्वेरी जो है हमारी, उसी से पता चलेगी जो हमने बनाई है, ये वाला। अच्छा स्टूडेंट्स नहीं है, टेबल का नाम डिफरेंट हो गया, ऐसे ही है, एम्प्लॉय टेस्ट। अक्सर लोग कंफ्यूज, अबे ये क्या हो गया, डेटा कहाँ गया? लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलती की तभी डेटा नहीं आ रहा। 3 कंस्ट्रेंट है, 4 बल्कि। ठीक है, आ गया चेक, सैलरी, स्टूडेंट, और इसके सामने क्या आ गया? मैंने क्या कहा था, नॉट नल के सामने भी सी आता है,
चेक के सामने भी सी आता है, बेसिकली दोनों चेक ही हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आप चाहते हो यार कंस्ट्रेंट का जो एक और तरीका बताता हूं, ये थोड़ा समझे गौर से, थोड़ा गौर समझे। यहां पे मैंने नॉट नल इसके सामने लिखा था। अगर आप चाहते हो कि यार नहीं मैं उसका नाम डिफाइन करूं, तो इसको यहां से हटाओ, यहां पे एक और चेक लगा दो, कंस्ट्रेंट, ठीक है, नॉट नल किस पे है, सेल नम पे, सेल नम अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, चेक नॉट नल। वही बात हो गई जी। अब मैंने कहा चेक लगाओ, कौन से और चेक लगाओ, वही बात हो गई ना। ऊपर नॉट नल लगाऊं, उसका चेक बना दूं नॉट नल के ऊपर, बात तो वही हो गई ना। लेकिन यहां पे क्या मेरे पास एडवांटेज आ गया, इधर ही नाम हो गया। तो नॉट नल ऊपर ना लिखना चाहते हो और नाम देना चाहते हो उसको, तो ये वाला ट्रिक है। मैंने अपने कोड के अंदर भी यही किया है, ठीक है। अब मुझे याद, वो मैं क्या कोड के अंदर देखा मैंने, मुझे याद पड़ गया, मैंने क्या क्या उस्तादी लड़ाई है। इनेबल करो तो इनेबल, वरना बाय डिफॉल्ट इनेबल ही है, ठीक है। कॉपी करो इसको, कोड को दोबारा ड्रॉप करता हूं टेबल को, ड्रॉप। अच्छा, इसने देखो नाम क्या कर दिया इसका, सेल नम को नॉट नल की वजह से ये दे रहा था, अब मैंने नॉट नल चेक के अंदर डाल दिया है, ठीक है। वो चेक कंस्ट्रेंट ही तो है ना। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, ये वाला। दोबारा टेबल बनाता हूं, क्या कह रहा है, इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। थोड़ा सा इसमें चेक, चेक ब्रैकेट में नॉट नल मेरे ख्याल से नहीं होगा, ब्रैकेट के बगैर चेक। अच्छा, मैंने वर्डिंग गलत लिखी है, नॉट नल नहीं होता। मैंने कॉलम का नाम बताया यहां पे, तो कॉलम का नाम तो लिखना था ना मुझे, ये गलती है मुझसे। कॉलम कौन सा है, सेल नम इज, ठीक है। सेल नम का स्पेलिंग ठीक करना है मैंने, सेल नम। अब सही है, सेल नम इज नॉट, याद है, इज नल इज नॉट नल पढ़ा था हमने, कि नल के साथ कभी भी इस तरह चेक करने के लिए इज लगता है, याद है। अब मैंने बिल्कुल सही लिखा है सिंटेक्स, वो सिंटेक्स में मिस्टेक था, इसलिए उसने क्या कह दिया कि इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। अब सही है, चेक करो किसको, सेल नम इज नॉट नल ना हो। अब आप देखें, वही क्वेरी में चेक करता हूं, ज्वाइन वाली, उसमें डिटेल बताएगा कि अब आपने जो लगाया है वही देखो सामने, उसका सी आ गया, चेक आ गया, नॉट नल आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब चेक करते हैं, जिसमें सैलरी जो है कम और ज़्यादा को चेक करना था हमें, उस पर आते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो है नल वैल्यू नहीं जा सकती, तो इसमें मैं दोबारा कोई वैल्यू डाल दूं, यूनिक की था ना, सेल नम देना था कुछ ना कुछ, सेम हो तो कोई मसला। सेल नम पे मैंने क्या लगाया, नॉट नल ना, हाँ बस ठीक है, डुप्लीकेट या कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे इनमें से अब किस पे लगाया मैंने, सैलरी पे, CNIC के बाद जो है सैलरी है यहां पे सबकी। अच्छा, सैलरी को अगर नल कर दूं मैं तो चल जाएगा क्या, चल जाएगा ना, क्यों ऐसा 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 रूल डिफाइन नहीं किया ना कि सैलरी को मैं नॉट नल तो नहीं लगाया, उस पर चेक क्या लगाया है कि इस वैल्यू से इससे छोटा हो, ठीक है। आज ही ट्राई करते हैं। अब पहले तो इसको मैं कहता हूं, इसको कहता हूं 36,000 सैलरी दो, सही है। अब इंसर्ट करूं, स्टूडेंट्स नहीं है, टेबल का नाम चेंज कर दिया मैंने, एम्प्लॉय टेस्ट कर दिया, राइट। ये टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम भी वही लिखूं, उसी में डेटा इंसर्ट होगा ना। आ गया, ठीक है। अब बात है डेटा, चेक करते हैं। बाकी डेटा देखो मैंने सारी रूल्स फॉलो किए हैं, सिर्फ यहाँ पे एक रूल को वायलेट कर रहा हूँ, जिसे 37,000 से सैलरी उसको कम दे रहा हूँ, चेक वाला। चेक कंस्ट्रेंट, चेक सैलरी वायलेटेड, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको सैलरी दो ही नहीं और नल कर दो। लेट्स ट्राई दिस वन। चेक किस पे लगा हुआ है, डेटा पे, नल
का आपने उस पर बोला ही नहीं था तो उसने जीए शाह कर दिया। बात क्लियर हो गई जी। 60,000 से ऊपर भी होता तो तब भी जाने नहीं देता, और 37,000 से कम होता तब भी जाने नहीं देता। नल इज अलाउड, ठीक है, क्यों आपने खुद ये रखा है उस पर रूल, ठीक है। अच्छा, इसमें और लिखते ना, इसमें अगर इसमें मजीद लिखते इसी के अंदर यहाँ पे एंड सैलरी इज नॉट नल, अगर इस तरह करते तो फिर नल भी नहीं डाल सकते थे। इसमें 2-3 रूल्स आपने डाल दिए कि नल वाली उस तरह क्यों बेचारे को जीरो करके भगा रहे हो, ऐसे भी नहीं चलेगा। तो अब ये वाला रूल और मजबूत हो गया। तो नॉट नल इज अ पार्ट ऑफ चेक, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छी क्यूरी अब बन गई। अब ये टेबल ड्रॉप करें, टेबल एम्प्लॉय टेस्ट, अब इसका रूल मैंने और मजबूत कर दिया। अब ये हरकत नहीं कोई कर पाएगा कि उसको नल बेचारे को देकर भगा दे, ठीक है। तो ये चेक के खूबियां हैं, आ गया। अब दोबारा इंसर्ट करना है ये वाला, इसमें मैंने नल किया था ना, उसको बेचारे को नल देके भगा रहा था। अब क्या बोला कि नहीं, अब नहीं, सैलरी उसको दो, पैसे दे, पैसे दे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चेक इतना ही है। चेक क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि आपने सैलरी पे लगाना है, इससे ऊपर बिटवीन लगाओ, उस पर इक्वल टू। जैसे कि लेट सपोज आपने एक कॉलम बनाया मेल जेंडर का, अब ऐड करते हैं, चलो अभी करता हूं। ड्रॉप टेबल, कौन सा वाला, इसको ड्रॉप करते हैं। मैंने एक जेंडर का कॉलम ऐड करना है। जेंडर, इसमें क्या डेटा टाइप देता हूं, 4 में आगे लिखने की जरूरत है 1 या 2, कैरेक्टर तो एक ही होगा ना, तो 4 दे दिया, मतलब एक ही कैरेक्टर जाएगा। अब ठीक है, जेंडर में अब 4। अब इसके ऊपर भी चेक लगाता हूं, कंस्ट्रेंट, ये पूरा कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया इसी को। चेक किसको करो, जेंडर को। चेक जेंडर इक्वल टू एम, और जेंडर इक्वल टू, या मेल हो या इस तरह लिख दो, या इसके अलावा लिख दो जेंडर इन, याद है, सही है। या मेल हो या तो इन लिखो, या और वाला लिखो, एक ही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेबल, अच्छा टेबल का नाम एम्प्लॉय टेस्ट है, तो हाँ ये मैं गलतियां करता ही जा रहा हूं मुसलसल, ठीक हो गया दोस्त। हाँ, कंस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन काम चल रहा था कि आपने तंग कर दिया। क्यों यार इब्राहिम, क्यों, कोई ऐसा ना कह दे कि लेंथ बहुत ज़्यादा है। टेबल क्रेडिट, ठीक है, जेंडर एम हो या एफ हो। अच्छा, अब इंसर्ट करने चलते हैं। आखिरी कॉलम क्या है, जेंडर का, इसको मैं कहता हूं के कोई जेंडर ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नल नहीं पास कर सकता, ऐसे ही है। ये क्या है, सेल नंबर है, नहीं, सैलरी है उसकी, सैलरी है उसकी, सैलरी उसकी दी है मैंने 40,000, सही है। तो ये अब चला जाएगा। अब वायलेट किसको कर रहा हूं, जेंडर को, ठीक है। या एम जाएगा या तो एफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, लास्ट है मेरे ख्याल से अब, फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव। 10 मिनट नहीं बल्कि 20 मिनट ले लूंगा मैं इस पे समझाने में। 4 बजे, हाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस 5 मिनट के ब्रेक, लास्ट हमारा फॉरेन की है, जिसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी बोलते हैं सालमियत को, ठीक है। अच्छा, फॉरेन की 2 टेबलों के दरमियान लगता है, ठीक है। एक में फॉरेन की लगता है, दूसरे टेबल का रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है।
एक टेबल पे लगता है, कॉलम पे एक टेबल के कॉलम पे लगता है और दूसरे कॉलम का रेफरेंस दिया जाता है कि भाई आपका ताल्लुक फिलाने टेबल के फिलाने कॉलम से है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप अगले टेबल के अगले कॉलम के साथ है, ये आपको बताना पड़ता है। अब इसके रूल समझें। ये तो क्लियर हो गया, दो टेबलों के दरमियान लगता है। रूल इसका क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि जहां पे जी, रूल नंबर 1, जिस टेबल के कॉलम पे आप लगाओगे, मैं रेफरेंस टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, जिस पे असल लगाते हो आप, उसके ऊपर आप जब लगाते हैं ये फॉरेन की, तो उस कॉलम के अंदर वो डेटा जाएगा कि नेक्स्ट टेबल में जो मौजूद डेटा होगा। रूल नंबर 1, वो डेटा जाएगा जो नेक्स्ट टेबल में मौजूद होगा। अगर नेक्स्ट टेबल में वो डेटा मौजूद नहीं है तो वो यहां पे भी नहीं जाएगा। ये रूल नंबर 1 है फॉरेन की का। डुप्लीकेट चाहे जितने मर्जी डालो, नल चाहे जितने मर्जी डालो, मसला नहीं है, बस वो एक ही रूल फॉलो करो। नल भी जाएगा उसमें, डुप्लीकेट भी जाएगा, लेकिन ऐसा डेटा जो अगले टेबल में नहीं है तो नहीं जाएगा। ये रूल नंबर 1 था कि ऐसा डेटा जो अगले में नहीं है तो इसमें भी इंसर्ट नहीं होगा। नंबर 1 रूल यह है। नंबर 2 रूल यह है कि जो अगला टेबल है उसका वो कॉलम प्राइमरी की होना जरूरी है, उसका वो प्राइमरी की होना जरूरी है। अगर वो उस टेबल अगले टेबल का वो कॉलम प्राइमरी की नहीं होगा तो कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा। चले करें, ओके चलते बनाते हैं। मैं कुछ डीडीएल जो है मैं आपको बने बनाए उठा लेता हूं टेबल्स के, ठीक है। पहले तो एम्प्लॉय टेस्ट ड्रॉप कर दूं, ड्रॉप टेबल। ये 2 रूल याद रखना, नहीं भूलना है। ये रूल भूले कांस्टेंट गया जहन से, ठीक है। अब मैंने चलाना है जीयूआई। इनके मैं डीडीएल उठाता हूं, बजाय कि मैं पूरा कोड दोबारा क्रिएट टेबल का लिखूं, मेरे पास एक और ऑप्शन है, उससे जाके कोड उठाऊंगा, उसी को चलाऊंगा, वरना टाइप करूंगा और क्या, एक ही बात है। आप बने बनाए कोड को भी उठा सकते हो। ये आया मैं जीयूआई के अंदर, ठीक है। स्कॉट की स्कीमा से कनेक्ट किया मैंने, यूज़र से, आई मीन स्कीमा मतलब कि यूज़र से, ठीक है। इसमें टेबल है एक डीईपीटी, इसका मैं एसक्यूएल उठाता हूँ। एसक्यूएल में आया, इसकी टेबल पे क्लिक किया और इसके एसक्यूएल में गया तो इसका ये एसक्यूएल मुझे दे देगा। ये आ गया इसका एसक्यूएल क्रिएट टेबल का। ये इतनी सारी लाइन जो लिखी हो ना, टेंशन नहीं लो, इसको मैं इतना सा कर दूंगा छोटा सा। ये देखिएगा, ये पूरी कमांड उठाई मैंने, क्रिएट टेबल। इसमें स्कॉट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चला दो चल जाएगा। इसका नाम रखता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। और इसको कॉलम 0 लिखने की क्या ज़रूरत है, और कॉमा 0 लिखने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही सही था। और ये भी नहीं लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो लगे रहने दो, आपकी मर्ज़ी है। मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, उसी तरह लगे जैसे आप पहले आपको दिख रहा था। 14 बाइट्स को बाइट को हटा दो, 13। देखो कैसे इसने लगाया कंस्ट्रेंट, कितना तमीज़दार है। देखो इसको सबको हटा दो, ये सब फारिग है। बस इतना है। पीके डीईपीटी एनओ किस पे, डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। इसमें कोई सवाल? क्या रह गया यहां पे, एंडिंग ब्रैकेट, ऐसे ही। ये वही है जो पहले हम बना चुके हैं, ऐसा ही था ना, सही है। टेबल का नाम डिफरेंट था, एम्प्लॉय टेस्ट है, यहां पे क्या हो गया डीपीटी टेस्ट, क्योंकि डीपीटी नाम का टेबल पहले से ही बना हुआ है। ये टेबल अलग है, इसमें पहला कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर है, दूसरा डिपार्टमेंट का नाम है, तीसरा लोकेशन है। कंस्ट्रेंट किस पे लगाया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर पहले वाले कॉलम पे, ठीक है। ये पहला टेबल मेरा ये बनेगा, ठीक है। हाँ, मैं प्राइमरी की हटाऊंगा अभी, ताकि आपको दिखाऊंगा कि देखो उसके बगैर काम नहीं चलेगा, और वजह भी बताऊंगा क्यों प्राइमरी होना जरूरी है उसका, वो भी बताऊंगा। ये एम्प्लॉय का टेबल, इसका भी डिटेल उठाता हूं।
एक काम करता हूँ मैं, बहुत आसान तरीका ये है कि इसको यूं किया और यूं रिमूव किया, रिप्लेस ऑल कर दूंगा, सबका गायब हो गया। ऐसे ही है यार, इसको बोलो थोड़ा आगे जाके 500 किलो जाके बेचे। ठीक है, दूसरा टेबल मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाता हूँ, मजीद नहीं खींचते। ठीक है, पहले एक काम करता हूँ, इससे जो है ये वाली लाइन हटा देता हूँ। ये कंस्ट्रेंट फिलहाल इस टेबल में नहीं लगाता। किस में? हाँ मैं हटाता हूँ, ये हटा दूँ आप कह रहे हो फिर एंड में? हाँ ये हटा दूंगा बिल्कुल। पहले इसको रहने दो, पहले कट करूँ यहाँ से, नीचे पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद हटा देता हूँ। अब सही है, बेहतरीन है। ये पहला टेबल बनाता हूँ मैं। अच्छा पहले एक मिनट रुको, पहले टेबल को नहीं बनाता हूँ, थोड़ा होल्ड करो। एम्प्लॉय टेस्ट है, इस पर आता हूँ मैं। ठीक है, ये अलग है, इसको छोड़ दे। ठीक हो गया। अच्छा पहले ये टेबल बनाता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय टेस्ट, उसमें ये कॉलम्स आ गए। यहाँ पे मैं कहता हूँ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम रखता हूँ एफ के, मतलब फॉरेन की। ठीक है, किस पे कॉलम पे लगाना है मैंने? इसके डिपार्टमेंट नंबर पे लगाता हूँ। ठीक है, जो अच्छा एक टेबल मास्टर होगा, एक स्लेव होगा, एक को पेरेंट कहेंगे, दूसरे को चाइल्ड भी कह सकते हैं आप, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फॉरेन की हमेशा चाइल्ड टेबल पे लगेगा, रेफरेंस पेरेंट का दिया जाएगा, लेकिन कॉलम उस पे लगेगा दोनों में जो कॉमन हो। यहाँ पे वो कॉलम का डेटा हो, वहाँ पे उस कॉलम का डेटा मौजूद हो। ठीक है, फॉरेन की लगाओ किस कॉलम पे? यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है तो उस ऊपर वाले में भी कॉमन है, उस पे लगेगा जो कॉमन हो दोनों में। बाकी दूसरे कॉलम कोई ऐसा है जो कॉमन हो दोनों में? देखो नहीं है, जिस पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं दिखा रहा, लेकिन ये वाहिद डिपार्टमेंट नंबर ऊपर ग्रीन हाईलाइट हो गया, तो समझो ये इस कॉलम पे ही लग सकता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट फॉरेन की डिपार्टमेंट, ये भी रूल का एक हिस्सा है कि दोनों में वो कॉलम को एग्जिस्ट होना, कॉमन कॉलम होना जरूरी है। ठीक है, फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर पे लगाओ किस टेबल के? EMP अंडरस्कोर, इसको EMP टेस्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा नाम रखूँ इसका, EMP अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, अब सही है। कंस्ट्रेंट दिस फॉरेन की किसको करना है? डिपार्टमेंट नंबर को करना है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे लिखना है रेफरेंस होता है, रेफरेंसेस होता है, रेफरेंस होता है, रेफरेंसेस आई बिलीव, रेफरेंसेस। अच्छा रेफरेंस किसका देना है? अगले अब टेबल का बताना है। अगला टेबल कौन सा है? मास्टर टेबल। चाइल्ड तो खुद है ना, फॉरेन की हमेशा चाइल्ड लगता है, मास्टर पे रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, कि मेरा मास्टर टेबल वो रहा, मेन टेबल वो है जिससे डेटा आपने मैच करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट टेस्ट, क्योंकि डिपार्टमेंट बनेगा तो उसमें बंदे हायर होंगे ना, बिल्डिंग ही नहीं है तो बंदे हायर कहाँ होंगे? ठीक है, तो मास्टर इज डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल। DPD टेस्ट में आप जाके उसी कॉलम पे रेफरेंस करो, जिस नाम का कॉलम वहां पे भी मौजूद है। ठीक है, मेरे ख्याल से रेफरेंसेस ही वर्ड है। अब ट्राई करते हैं। अच्छा पहली बात तो एरर देगा, किसकी वजह से? पहला टेबल मैंने बनाया नहीं है, DPD टेस्ट है ही नहीं, तो ये उसका एरर देगा मुझे। टेबल और यू डज नॉट एग्जिस्ट, जो मास्टर टेबल है ही नहीं, मतलब बिल्डिंग ही नहीं है तो बंदे किसमें हायर करोगे? पहले बिल्डिंग तो बनाओ, तो पहले डिपार्टमेंट का टेबल बनेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मास्टर टेबल का होना पहले जरूरी है, तो पहले मास्टर टेबल को बनाता हूं। टेबल बन गया, मास्टर बन गया। ठीक है, अब मैं इसको जब बनाने जाऊंगा, तो अब मैंने क्या कहा था कि एक रूल ये भी है कि मास्टर टेबल में यहाँ का रेफरेंस टेबल, यहाँ से जो रेफरेंस दोगे तो वही कॉलम मास्टर के अंदर क्या होना चाहिए? प्राइमरी। उस पर मैंने प्राइमरी की लगाया कोई? नहीं लगाया। अब ये वो वायलेशन कर रहा हूं कि ये मुझे की बनानी नहीं देगा फॉरेन। नो मैचिंग यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम लिस्ट, कि ये जो कॉलम वहां पे प्राइमरी नहीं है, बता रहा है कि इसको प्राइमरी पहले बनाओ, तो मास्टर दोबारा बनेगा ड्रॉप करके, या तो फिर अल्टर के थ्रू ऐड करो। ठीक है, मैं अल्टर नहीं करता हूं बल्कि ड्रॉप करता हूं, वो इजी है मेरे लिए, क्योंकि डेटा तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अगले को प्राइमरी होना जरूरी है। ये रहा, यहां से कंस्टेंट उठाया मैंने, यहां पे कॉलम डाला और कॉमा डाला, और ये बता दिया कि भाई
मेरा ये प्राइमरी की होगा डिपार्टमेंट नंबर इसी टेबल का, मास्टर के अंदर प्राइमरी की बना दिया मैंने, बन गया। अच्छा, अब मैं रेफरेंस डालने जा रहा हूं, बन गया टेबल क्रिएटेड, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर पे मैंने लगा दिया। अच्छा, अब यहां पे फॉरेन की में अगर एक है, यहां पे मैं उसको 2 टेबल का रेफरेंस दूं, 2 कॉलम का रेफरेंस दूं, बनाने देगा नहीं। डेटा का सेम होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे एक कॉलम पे है, ठीक उधर भी एक ही कॉलम पे ही होगा। यहां पे कंपोजिट होगा तो यहां पे भी कंपोजिट होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं दोबारा इनको ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप टेबल। अच्छा, पहले मैं मास्टर उड़ाता हूं, उड़ाने देगा? पहले चाइल्ड को उड़ाओ बोलता है। अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो इसमें जो डेटा पड़ा होगा वो किसको रेफरेंस करेगा? बात समझ आ रही है? बिल्डिंग उड़ा दो, लोग कहां जाएंगे? पहले लोगों को निकालो, एवैक्यूएट करो, फिर बिल्डिंग को उड़ाओ, ठीक है। तो पहले ड्रॉप ये होगा, जानबूझ के करने का मकसद है सीखो समझो। पहले चाइल्ड टेबल उड़ता है, फिर पेरेंट मास्टर टेबल है वो उड़ा जाता है, ठीक है। डेटा भी इस तरह उड़ाया जाता है उनका। अब मैं ड्रॉप करूंगा टेबल, तो ड्रॉप कर दिया ड्रॉप टेबल, क्योंकि टेबल गया तो उसके कंस्ट्रेंट भी सारे चले गए इसके एम्प्लॉय वाले के, ठीक है, दोनों गए। अच्छा, ये ड्रॉप करने की वजह बताता हूं। लेट सपोज इस कॉलम का नाम जो है डीपीटी नम करता हूं, ठीक है, और यहां पे रेफरेंस में क्या आएगा? डीपीटी नम। क्या ये अब मुझे बनाने देगा? यहां पे डीपीटी एनओ के नाम से, यहां पे डीपीटी नम के नाम से कॉलम है, बनाने देगा कि नहीं? करने देगा। कॉलम के नाम से तो कोई सरोकार नहीं है, उसके अंदर जो डेटा है टाइप, उससे सरोकार है। टाइप क्या है इसको देखो, नंबर। लेंथ क्या है? 2। इसका टाइप क्या है? डेटा टाइप सेम है। तो कॉलम के नाम से क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला कॉलम का नाम आपने रेफरेंस में जो दिया है ठीक है, अंदर डेटा टाइप सेम है। हाँ, var 2 होता वहां पे, फिर एरर मारता कि डेटा टाइप डिफरेंट है। अच्छा, मैं कर देता हूं यहां पे var 2, जानबूझ करता हूं, देख लो। यहां पे सॉरी, डीपीटी नाम, यहां पे कॉलम का नाम यहां पे दूंगा ना, सही है ना? डीपीटी यहां पे मैं नाम डाल देता हूं, ठीक है, अब सही है, बन गया। अच्छा, अब रेफरेंस दे रहा हूं, वो var 2 है, यहां पे क्या है? यहां पे नंबर है। क्या करें? कॉलम टाइप इनकॉम्पेटेबल विद रेफरेंस्ड कॉलम टाइप, डेटा टाइप सेम नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं ड्रॉप टेबल, मास्टर को उड़ा दो, दोबारा मास्टर बनाता हूं, सिर्फ यहां पे मैं करता हूं इसको नंबर। देखो, नाम कॉलम का वही डिफरेंट है, लेकिन डेटा टाइप सेम है। अब देखना, डेटा टाइप मैंने डिफरेंट किया तो उससे तो उसने बनाने नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए, अब बनाने दे देगा, कोई मसला नहीं। नाम से उसको कोई गर्ज नहीं है, उसके डेटा टाइप से गर्ज है। सही है? बात समझ आ रही है? यहां पे मैंने कहा डीपीटी एनओ है, वहां पे डीपीटी नम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप का सेम होना लाजमी है। क्योंकि रेफरेंस में उसको आपने बता दिया कि डीपीटी टेस्ट के अंदर ए वाला कॉलम है, उससे आपकी रेफरेंसिंग बनी हुई है। वो प्राइमरी की भी है तभी बना दिया, डेटा टाइप भी सेम है, बना दिया। ये यहां तक बात समझ आई? लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि जो यहां नाम रख रहे हो वहां पे वही रखो ना, ताकि पहचान वही, इजी टू रीड यार, रीडेबिलिटी हो। चल तो जाता है, लेकिन यार क्या अजाब क्रिएट कर रहे हो। तो अच्छा ये कि डीपीटी एन हो तो वहां पे डीपीटी एन ही रहने दो ना यार, क्या तमाशा कर रहे हो, एनएम एनयूएम कर रहे हो उसको। बस वजह दिखाने का मकसद ये था कि नाम का कॉलम का नेम सेम ना होने से फर्क नहीं पड़ता, सिखाने का मकसद ये था। सीख लिया, लेकिन सेम रखो तो अच्छी बात है, आसान हो जाए। तो आपने देखा कॉलम का नाम डिफरेंट होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। मैं अभी काम करता हूँ, कॉलम का नेम भी सेम करता हूँ, स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। ड्रॉप, पहले टेबल कौन सा ड्रॉप होगा? पहले चाइल्ड होगा, फिर मास्टर होगा। तो चाइल्ड कौन सा है? एम्प्लॉय वाला। ड्रॉप टेबल, ठीक हो गया। अब वापस करता हूं इसको डीपीटी एनओ, ये कॉलम का नाम कॉपी किया। अब नजर आएगा 3 जगहों पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब सब सेम हो गया, ठीक है। बगैर देखो कंस्टेंट लगाने के मास्टर मैंने दिखाया था कि उसमें
फिर रेफरेंस नीचे वाले में नहीं बन रहा था, राइट? देखा था आप लोगों ने, कॉलम के सेम नेम डिफरेंट होने से भी चल गया था, डेटा टाइप सेम नहीं था तो उसने बनाने नहीं दिया। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ये फॉरेन की इतना सेंसिटिव है, ठीक है? बन गया दोनों, अब अपनी जगह पे दोनों बन चुके हैं। वही क्वेरी आप चला के देखेंगे कि फॉरेन की चेक करने वाली, ये टेबल का नाम क्या है, EMP टेस्ट, तो उसके कंस्टेंट दिखा देगा। आगे एक ही बनाया मैंने, अगर आप यहाँ पे DPT लगाएंगे तो डिपार्टमेंट के जो प्राइमरी की है वो दिखा देगा, सही है? और इसने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, R फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यहाँ पे F लिखा नहीं आएगा, फॉरेन की नहीं होता, पर R लिखा होता है। तभी मैंने उसमें समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ, / रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लिखने का मकसद यही था कि R लग तभी दिखा रहा होता है वो, ठीक है? आपको 3 ही साइन नजर आएंगे, 4 बल्कि, UPCR, बस, ठीक है? जब ये कंस्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 2 इसमें चले गए, नॉट नल और चेक में C दिखा रहा होता है, और फॉरेन में R, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। देख लिया, डेटा इंसर्ट करना चले। अब रूल को वायलेट भी करेंगे और सही डेटा भी इंसर्ट करेंगे। अच्छा, पहले मैं चाइल्ड में इंसर्ट करता हूँ जानबूझ के, पेरेंट में, पेरेंट इज एम्प्टी, पेरेंट इज एम्प्टी, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेस्ट। ये दरवाजा बंद कर दो जी, दोनों, ठीक है? टेस्ट में वैल्यूज में बता रहा हूँ इसको कौन कौन से इंसर्ट करो। पहला क्या है इसमें, एम्प्लॉय नंबर है 1, फिर उसका नेम है यूसुफ, सही हो गया? फिर आगे क्या है, उसका जॉब है मैनेजर है, सिंगल कोड के अंदर, ठीक है? और उसके बाद जॉब है, उसकी जॉब आ गया ना, अब MGR जो है उसकी कुछ भी लिख सकता हूँ, मैनेजर है उसका कोई भी हो सकता है। हायर डेट इसकी है 10 जुलाई 2014, और आगे क्या है, सैलरी है इसकी 60,000, 6 लाख लग रहे थे सैलरी। डिपार्टमेंट नंबर 10, और क्या है, कमीशन, कमीशन जो है करता हूँ नल, ठीक है? क्या ये चलेगा या नहीं? नो, क्यों? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट नंबर 10 है, पेरेंट टेबल में ये है ही नहीं, तो रेफरेंस किससे आप बना रहे हो उसका? पेरेंट की नॉट फाउंड, पहले पेरेंट में डेटा जाएगा, ठीक है? पेरेंट में इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू DPT अंडरस्कोर टेस्ट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT। आपको किसी को एतराज है कि वहां से डेटा उठा के, जिससे बनाया था मैंने कॉपी, उसी से डेटा उठा के डाल दिया? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT अंडरस्कोर टेस्ट, आ गया 10 20 30 40, 4 डिपार्टमेंट मेरे पास। अब इंसर्ट करूंगा, करने देगा? दोबारा इसी को वैल्यू को इंसर्ट करूं, करने देगा? यस। डुप्लीकेट डाल सकते हो आप, दस नंबर डिपार्टमेंट है ना वहां पे रेफरेंस, मतलब ये बंदा 10 नंबर डिपार्टमेंट में काम करता है, ये बंदा 10 नंबर डिपार्टमेंट में काम करता है। डुप्लीकेट वैल्यू एम्प्लॉय के अंदर इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कंस्टेंट लगा, PK नहीं बनाया। यहाँ पे PK बनाता तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह आपको अलाउ करता, तो यहाँ पे अलग से रेफरेंसेस बनते, मतलब के कंस्टेंट बनते, ठीक है? तो लेकिन बात समझ आ रही है कि 10 को कितनी बार रिपीट आपने किया है, मसला नहीं है। अच्छा, नल करता हूँ अब मैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ नल, ये किसको करेगा, डिपार्टमेंट नंबर को, और दूसरा जो है आखिरी के कमीशन है ना, कमीशन को 300 रुपये दे रहा हूँ। ये नल कभी कर दूँ मेरी मर्जी है, लेकिन क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। नल आप डाल सकते हो,
नल वाले जितने मर्जी डालो, डुप्लीकेट जितना मर्जी डालो, नल जितना मर्जी डालो, ऐसा वैल्यू जो वहां एग्जिस्ट नहीं करता वो नहीं जाएगा। पेरेंट की को होना जरूरी है। लेट सपोज मैंने कहा ये बंदा डिपार्टमेंट नंबर 50 में काम करता है, 50 नंबर बिल्डिंग तुमने बनाई है, 50 नंबर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही जब नहीं करता तो बंदे ने को तुमने ख्वाबों में हायर किया 50 में। वहां पे क्या है चेक करो, 10, 20, 30, 40। अब मैं इंसर्ट करने लगा हूं ऐसी वैल्यू जो वहां पे एग्जिस्ट, देखो डुप्लीकेट मैंने 10 रिपीट किया, जाने दिया उसने, लेकिन 10 वहां पे एग्जिस्ट करता है। नल डाला तो नल भी, मतलब अभी आपने बंदा हायर किया, आपने डिसाइड नहीं किया कि उसको सेल्स में डालना है या एचआर में डालना है, क्योंकि उसने बीबीए किया हुआ है। अभी बीबीए वाला सेल्स में भी जा सकता है, एचआर में भी जा सकता है, दोनों की उसकी क्वालिटीज उसकी होती हैं, ठीक है। तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया किस में जाएगा, सेल्स में एचआर में, कि बंदा आपने हायर कर लिया, आपने बोला नेक्स्ट वीक इसकी थोड़ी स्किल सेट्स चेक करके उसको उस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ठीक है। तो आप उसको नल भी फिलहाल रख सकते हो। तो नल नल इसलिए मैंने पास किया, तो फिलहाल डिपार्टमेंट नंबर उसका डिसाइड नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? डुप्लीकेट भी एक बंदा आईटी में एक बंदा काम कर सकता है क्या? मल्टीपल काम कर सकता है, मल्टीपल लोगों का 10 नंबर डिपार्टमेंट हो सकता है। अजीज भी आईटी में 10, तो आप भी डिपार्टमेंट में 10 जो है आईटी का, आप भी आईटी में हो, ये भी आईटी में है, तीनों का 10-10 है, तो डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन ऐसा जो बिल्डिंग बनी ही नहीं है, डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें आपने बंदा हायर कर दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब करता हूं जैसे 50, डिपार्टमेंट नंबर 50 में बंदा मुझे चाहिए, उसको कमीशन दे दो 600। अब ये बोलेगा ये 50 तो है ही नहीं, अब वो क्या बोला कि वो डेटा नहीं जाएगा, ये इसका रूल क्या है, वो डेटा नहीं जाएगा जो आगे एग्जिस्ट मास्टर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डेटा नहीं जाएगा। डुप्लीकेट डालो, नल डालो, अलाउड। ऐसा डेटा जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, रूल नंबर 1, ऐसा डेटा जो वहां एग्जिस्ट नहीं करता तो वो डेटा नहीं जाएगा। और रूल नंबर 2 क्या था कि वहां वाले की को प्राइमरी की होना जरूरी है, मास्टर को, ठीक है। और डेटा टाइप सेम हो, कॉलम का नेम सेम हो, डिफरेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये फॉरेन की का रूल था, दैट्स इट, फॉरेन की आपका कंप्लीट। कोई सवाल किसी का? मास्टर की टेबल में अगर डेटा उड़ाएं। अच्छा, अब आप कहते हो कि डिलीट फ्रॉम डीपीटी एनओ, ठीक है, डीपीटी अंडरस्कोर टेस्ट वेयर डीपीटी एनओ इक्वल टू 10, क्योंकि अब मैं किससे उड़ा रहा हूं डेटा? मास्टर से उड़ा रहा हूं, और इसका डेटा कहां पे पड़ा हुआ है? चाइल्ड में पड़ा हुआ है। बोलता नहीं, जब इसको उड़ा दोगे तो वो डेटा कहां जाएगा, उसका रेफरेंस कहां जाएगा? फिर जब आप बिल्डिंग उड़ा रहे हो तो उसके चाइल्ड रिकॉर्ड कहां जाएंगे? यो अब रूल टूट रहा है, टेबल इससे उड़ा रहे हो, रूल किसका कंस्टेंट, किसका वायलेट हो रहा है? चाइल्ड का वायलेट हो रहा है। डेटा पेरेंट से उड़ा रहे हो, रूल वायलेट हो रहा है चाइल्ड का। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दो टेबल पे आ जाता है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं नहीं यार मुझे ना उड़ाना है और वो लोग भी फारिग करने हैं, कुछ इस तरह है, या फिर वो ऑन डिलीट शुरू में ही लगाना पड़ेगा, वो टेबल में डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे ही है। एक मिनट चेक कर लेता हूं। ये अभी इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। तो आप टेबल जब क्रिएट करते हैं तो मास्टर में ये आपने रूल लगाना है, ऑन डिलीट कैस्केड, क्रिएट टेबल पे ही आपने ये सिंटेक्स लिख देना है कि ये रूल है ऑन डिलीट कैस्केड, कि जब भी इससे डेटा डिलीट हो मास्टर से तो चाइल्ड भी उसका डेटा डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये बहुत सेंसिटिव है, ये अक्सर कंपनी में नहीं होता, बड़ी रेयर जगहों में ये मिलता है, ठीक है। क्रिएट टेबल में वो ऑन कैस्केड डिलीट जो है टेबल क्रिएट करते वक्त डिफाइन करते हैं, मैं भी लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, ऑन कैस्केड अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो अब क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड टेबल का कंस्टेंट डिसेबल करेंगे, फिर यहां से उड़ाएंगे, ऐसे ही है। कर लेते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय टेस्ट, डिसेबल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम क्या था याद है किसी को? ये है, यही था ना। कंस्ट्रेंट बंद कर दिया मैंने, ठीक है, गया। अब कंस्ट्रेंट इनेबल करने जाऊंगा तो इनेबल करने देगा? नहीं, क्योंकि उसका पेरेंट रिकॉर्ड
चला गया। अब ये डेटा यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, या तो फिर कंस्ट्रेंट को यहीं पे डिसेबल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से चाइल्ड से उसको रिकॉर्ड उड़ाऊंगा, डिलीट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, डिलीट फ्रॉम EMP टेस्ट वेयर DPTNO। पहले तो मैं इनेबल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको देखो इनेबल करने नहीं दे रहा, इनेबल कंस्ट्रेंट, और ये क्या कह रहा है, कैन नॉट, पेरेंट की नॉट फाउंड, वही एरर जो पहले दे रहा था। ठीक है, तो मैं इसको डिसेबल रहने देता हूँ। अब कहता हूँ डिलीट फ्रॉम EMP टेस्ट वेयर डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला ही डिलीट करो, बाकी को टच मत करना। 7 रोज डिलीट हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि अब तुम इनेबल कर दो इसको। बोला ठीक है, अब इनेबल करूँगा क्योंकि बात मुतसावी हो गई, अब मैच कर रहा है कंस्ट्रेंट को। अब आप देखें चाइल्ड में वो रिकॉर्ड बचे हैं जिनका नल मैंने इंसर्ट किया, क्योंकि डिपार्टमेंट 10 और नल ही इंसर्ट किया था, मैंने 20 इंसर्ट किया ही नहीं था। अगर 20 वाले होते तो बच जाते वो, क्योंकि उनको मैंने टच ही नहीं किया। EMP टेस्ट, ये आपके दूसरे जो पड़े हैं जिनका वो नल वाले पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं। 20 वाला इंसर्ट करो आ जाएगा, लेकिन 10 अब आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मास्टर में 10 नहीं है। ठीक है, अब आप वहाँ से भी चेक करोगे तो मास्टर में भी नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा उसको देख लूँ ऑन डिलीट कैस्केड को, ताकि वो एक एग्जाम्पल वो करा दूँ, दैट्स इट। उससे पहले मैं डेटा इंसर्ट कर लूँ यार दोबारा, इंसर्ट इनटू दिस वन, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT वेयर DPTNO इक्वल टू 10। एक ही रिकॉर्ड वहाँ से उधर इंसर्ट करो, कमिट कर दो, और दोबारा 10 वाले इंसर्ट करता हूँ। कहाँ गए, ये है, ऐसे ही है ना। अब तो आ सकता है ना, 10 वाला अब आ गया ना। ठीक है, और ये कमिट। अब चलते हैं, वो मैं सिंटेक्स निकाल लूँ, देन एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, मैं दोबारा इसमें आता हूँ। अब इस टेबल को ड्रॉप करके दोबारा बनाऊँ या अल्टर करके इसको कंस्टेंट को ऑन डिलीट कैस्केड कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैं डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ, डेटा दोबारा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले चाइल्ड टेबल ड्रॉप होगा ऐसे ही, ड्रॉप टेबल दिस वन, फिर है ड्रॉप टेबल DPT_ टेस्ट। ठीक है, दोनों उड़ा दिए। अच्छा, इसमें अब मैं लगा देता हूँ, सॉरी नेट से कॉपी करना होगा, या लिख देता हूँ ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। अच्छा, जब भी इसमें आपने लिखा है, क्योंकि देखो डिलीट यहां से करने नहीं देता ना, कैस्केड चाइल्ड रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप वहां जब चलाओगे तो इसकी वजह से वो डिलीट करने दे देगा चाइल्ड से। याद रखिए, डिलीट वहां चलाओगे, वहां से उड़ के चाइल्ड पे आ जाएगा, वो चाइल्ड से भी डिलीट करने बैठ जाएगा। कभी कभी वो एक रिकॉर्ड डिलीट करने जब बैठता है ना, क्योंकि आपको तो DPT में तो एक ही होगा ना, यूनिक की लगा होता है, प्राइमरी की है, वहाँ तो डुप्लीकेट नहीं, वो एक ही रिकॉर्ड डिलीट कर रहे थे। वो एक रिकॉर्ड डिलीट करने जब जा रहा होता है ना, वो घंटों लगा देता है। आप बोले यार एक रिकॉर्ड करने में डिलीट घंटे क्यों ले रहा है? असल में बैक एंड पे ऑन कैस्केड लगा होता है, वो मास्टर के बाद फिर चाइल्ड की तरफ जब जाके डिलीट चला रहा होता है, बड़ा लंबा मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स पे वो टाइम ले रहा होता है। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा टेबल बनाता हूँ, मास्टर, ठीक है, अब उसका चाइल्ड बना देता हूँ ऑन कैस्केड के साथ, ऑन डिलीट कैस्केड बन गया। ठीक है, अब मैं जब मास्टर से डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड से डिलीट हो जाएगा। आप सबने चाहे तो ऑन डिलीट कैस्केड मैंने इनेबल कर दिया। अब दोबारा मैं डेटा कुछ इंसर्ट करता हूं, पहले मास्टर में जाएगा डेटा, इंसर्ट इनटू मास्टर में, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कहां से, DPT से, कमिट कर दिया। अब मैं कहता हूं इंसर्ट वो वाला जो हमने ऊपर चलाया था, ये वाला, ऐसे ही है, डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला। अच्छा, अब मैं कहता हूं डिलीट फ्रॉम DPT_ टेस्ट वेयर DPTNO इक्वल टू 10। डिलीट हो गया, हालांकि चाइल्ड रिकॉर्ड था। अब मैं जाके चाइल्ड में चेक करूं, हालांकि अभी मैंने इंसर्ट किए थे, रोल बैक तो नहीं किया था ना मैंने। अब दोबारा इंसर्ट करूंगा तो क्या कहेगा कि पेरेंट में नहीं है,
देखो ऑन डिलीट कैस्केड ये होता है, वो लगाते आप रूल के साथ ही हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप इन रूल लगाएं या नहीं लगाएं। दैट्स इट, आप यही क्लास को एंड करते हैं, कंस्ट्रेंट आपके कंप्लीट हो गए।